একদম পরিষ্কার আসছে? হ্যাঁ পরিষ্কার আসছে। ठीक है सर, ठीक है सर, चलो थोड़ा देरी हो गया बट कोई बात नहीं, अभी होगा, कुछ दिन ऐसा चलेगा। ठीक है स्टार्टिंग सेटअप में थोड़ा टाइम अभी लगेगा। अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्टेड? हाँ सर, हाँ सर। ओके सर। अच्छा मैं चलो स्टार्ट करता हूँ सर। आज हम लोग ना बेसिकली क्या करेंगे आज, फ्यूचर। ठीक है, आप लोग हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में नॉर्मली जिस मार्केट को ट्रैक करते हैं उस मार्केट का नॉर्मली नाम है सर, उस मार्केट का नॉर्मल नाम क्या है, स्पॉट मार्केट या कैश मार्केट। तो चलो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूँ। तो आज का बेसिकली क्लास है ये एकदम हमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इसको जो लोग एनआईएसएम का एग्जाम देगा, एनआईएसएम एग्जाम रिलेटेड मैटर में इसको एक दूसरा नाम से भी बोला जाता है, दैट इज इक्विटी डेरिवेटिव। ठीक है, क्या नाम से बोला जाता है सर, इक्विटी डेरिवेटिव। तो जो लोग एनआईएसएम एग्जाम देगा उनके लिए इक्विटी डेरिवेटिव है, जैसे कि नंदन ने अभी कल क्रैक किया सर। ठीक है, तो इससे पहले काफी और भी लोगों ने क्रैक किया। तो पॉइंट इज दैट कि इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट का लैंग्वेज है, मैंने मार्केट में एज एन एक्सपर्ट जब आप काम करोगे तो उसे इक्विटी डेरिवेटिव कहते हैं, और जब आप मार्केट में ट्रेडर के लिए काम कर रहे हो तो आपको उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस बोलते हैं। ये बस बेसिक सा फर्क होता है सर, बाकी और कुछ नहीं। बाकी नॉलेज वाइज दोनों सेम ही नॉलेज देते हैं, बस हाँ इक्विटी डेरिवेटिव में एक्स्ट्रा आपको जो करना पड़ता है वो है थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, मैंने मार्केट का जो रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ चैप्टर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आप लोग एज ए डीलर मार्केट कैसे काम करते हैं, डीलर का क्या क्या रूल्स है, सेबी क्या क्या रूल लगा के रखा है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। हाँ सर बोलो। স্ক্রিনটা একটু শেয়ার করে দিন। हाँ कोड जी, ठीक है सर। হ্যাঁ ঠিক আছে এবার। ओके, तो बेसिकली नॉर्मल एनआईएसएम में इक्विटी डेरिवेटिव एंड नॉर्मल ट्रेडर के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस सेम थी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, नहीं तो कोई बोलेगा सर हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन सीखेंगे इक्विटी डेरिवेटिव नहीं सीखेंगे। सर एक्चुअली इस नाम के अंदर ही काम छुपा हुआ है। जैसे डेरिवेटिव वर्ड अगर मैं बोलूँ कि इक्विटी डेरिवेटिव, ये वर्ड कहाँ से आया है, ये एक्चुअली एक मैथमेटिकल वर्ड है सर। ठीक है, मैथमेटिकल वर्ड इन द सेंस, यहाँ शो हो रहा है, मैथमेटिकल वर्ड इन द सेंस कि इक्विटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव बोल के मैथ्स में एक चैप्टर होता है ना, जो लोग प्योर मैथ्स करते हैं या फिर कभी कभी मैनेजमेंट लेवल में भी रहता है, कभी 11-12 साइंस में भी रहता है ना। तो उसमें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के अंदर जो डेरिवेटिव पढ़ा जाता है, वो डेरिवेटिव का मतलब ही होता है कि जो वैल्यू है नहीं उसका वैल्यू निकालना। पॉइंट भी नोटेड सर। तो जो लोग सोच रहे हैं सर हम लोग कभी मैथ्स में डेरिवेटिव किए ही नहीं है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो, सर डोंट वरी, लाइफ इज ऑल अबाउट मैथ्स। मजाक नहीं कर रहा हूँ, एवरीथिंग इज मैथ्स। आप मैथ्स जानो ना जानो, मैथ्स आपको जरूर जानता है। शायद मेरा बात आप लोगों को समझ में नहीं आया, बट आप लोग धीरे धीरे समझ जाओगे कि सर ने ये बात क्यों बोला। काफी लोग बोलते हैं सर हमको मैथ्स समझ में नहीं आता, हमें मैथ्स डर लगता है। सर आपको मैथ्स डर इसलिए लगता है क्योंकि आपको एग्जाम में कम मार्क्स आया था, या फिर आप कभी मैथ्स में फेल किए थे, इसलिए आप मैथ्स से डरते हो। लेकिन मैथ्स थोड़ी ना आपसे डरता है, मैथ्स आपसे भी नहीं डरता, मुझसे भी नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। ये जो सो कॉल्ड डब्बा स्टाइल एजुकेशन सिस्टम है ना, ये मैथ्स को डराने का काम करती है, बट एक्चुअली मैथ्स इज नॉट, कोई डरावना चीज है ही नहीं है। जैसे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में इतना सारा जो कैंडल पैटर्न चार्ट, ओपन हाई लो क्लोज डेटा, ये या फिर स्टैटिस्टिक्स डेविएशंस या फिर फिबोनाची नंबर्स, इतना सारा जो कर रहे हैं, क्या ये मैथ्स नहीं है? तो जो जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, जैसे मानो, तो नामটা भूल गया, अरे बोल ना, इतनी भूले जाएंगे, धौरनी। ठीक है, मान की धौरनी का मानो उसका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, ये आर्ट्स बैकग्राउंड से है। ठीक है, तो क्या धौरनी को समझ में नहीं आता स्टैटिस्टिक्स, वो जो हम लोग क्लास में किए थे समझ में तो आया था ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कभी मैथ्स था नहीं, किसी किसी ने तो मैथ्स पढ़ के भी मैथ्स से डरता है, वो तो मैथ्स पढ़ा ही नहीं है, तो फिर क्या उसको डर लगा वो चीज समझने में, अच्छा ये स्टॉक मार्केट का जो डे टू डे कैलकुलेशन होता है, ठीक है, तो क्या हम लोग इससे डर जाते हैं? अल्टीमेटली एवरीथिंग इज अबाउट नंबर्स, है ना। हम लोग हमेशा, इवन एक भिखारी को भी पता है या एक इलिटरेट पर्सन को भी पता है कि मार्केट में अप एंड डाउन होता है ना। भिखारी को भी पता है कि भाई हमें 100 रुपया, उसको मानो कि कोई ब्लाइंड इंसान है, उसको भी पता है कि 100 रुपया का नोट कौन सा है,
आपको पता है नोट के अंदर एक चीज रहता है जिसको देख के टच करके ब्लाइंड इंसान नोट का वैल्यू समझ सकता है, जानते हो? कोई भी नोट ओपन कर लो, नोट के साइड में देखना ऐसे ऐसे 3-4 ऐसे कोई स्ट्रीक रहता है, ठीक है? उसको हाथ लगा के ना, वो 20 का नोट है कि 1000 का नोट है कि 500 का नोट है, ब्लाइंड इंसान भी समझ सकता है। तो वो कैलकुलेट नहीं किया, उसको हाथ में देके वो फील नहीं किया, उसको कैलकुलेट नहीं किया, किया ना? तो फिर वो भी तो मैथ्स ही किया। तो मैं इसीलिए मैं आप लोगों को बोला कि मैथ्स से आप डरते हो, एक ही कारण है, हो सकता है कि आपको कभी मैथ्स में नंबर कम आया था, या फिर कभी किसी एग्जाम में आपने फेल किया था। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ नहीं, जिसको डर लगता है, ठीक है? नहीं, मेरा ऐसा स्कूल लेवल में एक साल का एक कहानी है, मेरे को भी मैथ्स से काफी डर लग गया था, और कम नंबर आने के कारण, और फिर मुझे लगा कि मैथ्स मेरा कप अप भी है ही नहीं। एक्चुअली ना तो किसी ने समझाया कि मैथ्स क्या चीज है, या फिर लाइफ इज ऑल अबाउट मैथ्स, ये चीज किसी ने बताया नहीं। हम लोग सिर्फ यही दिमाग में भर लेते हैं कि मैथ्स हमसे नहीं होता। अरे भाई, एवरीथिंग इज मैथ्स। जैसे हम लोग यहाँ से मानो कुछ भी, तुम घर पे मानो एक फर्नीचर बनाओगे, ठीक है? अच्छा वो छोड़ो, तुम कपड़ा खरीदने जाते हो, कपड़ा खरीदने के टाइम पे तुम जाते हो तो दुकानदार को बोलते हो ना कितना साइज का शर्ट चाहिए तुमको, तो तुम साइज मेंशन कर रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो, क्या वो मैथ्स नहीं है? तुम घर पे फर्नीचर बनाओगे कितना, जैसे मानो ये बोर्ड मैंने परचेस करने गया था, इस बोर्ड कितना इंच का लेने से मेरे इस रूम के लिए सही रहेगा, क्या ये मेजरमेंट नहीं है? अच्छा, वहां पर जो लेबर लोग आया था इसको सेटअप करने को, वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन उसको पता है वो कहाँ कितना होल करने से क्या, वो सारा चीज तो कैलकुलेट करके ही करके गया। सो मैं कहना है बस इतना चाहता हूँ कि एवरीथिंग इज मैथ्स, आप चाहो ना चाहो। तो ये डेरिवेटिव वर्ड से काफी लोग थोड़ा सा चिंता में पड़ जाते हैं, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव वर्ड कहाँ से आया? डिराइवेटिव से, डिराइव। डिराइव माने जो है नहीं होगा, माने बेस से किसी चीज को डिराइव करना, उसे बोलते हैं डेरिवेटिव। बात समझ में आ रहा है ना सर? अब मैं क्यों इतना सारा बात आपको मैथ्स के पीछे माथा खराब कर रहा हूँ, क्योंकि ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस को समझने के लिए आपको बस मैथ नहीं करना है, आपको मैथ्स को समझना है। आपको कोई यहाँ पर मैथमेटिशियन नहीं बनाएगा सर, ठीक है? आपको बस मैथ्स का जो प्रयोग है, इसको हम लोग ना एप्लीकेटिव मैथ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? एप्लीकेटिव मैथ्स, ठीक है? मतलब मैथ्स का एप्लीकेशन आपको समझना पड़ेगा, जिसमें डेरिवेटिव आपको बहुत हेल्प करेगा। और ये कैसे हेल्प करेगा? अच्छा, इस नाम से आपको बहुत कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे मानो फ्यूचर ट्रेडिंग, आगे आगे मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन ट्रेडिंग। इवन अगर मैं आपको एनएससी के साइट में लेके जाता हूँ, ठीक है? देखो एनएससी में आपके सामने मार्केट ओपन है, सबको दिख रहा होगा। हाँ सर, देखो इसमें आपको इक्विटी डेरिवेटिव दिख रहा है, करेंसी डेरिवेटिव दिख रहा है, कमोडिटी डेरिवेटिव भी दिख रहा है, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव भी दिख रहा है ना सर? इसमें ये जो करेंसी है एंड कमोडिटी है, इसका मेरा सैटरडे वाला क्लास है, ठीक है? और इंटरेस्ट रेट भी मैं वहां पर थोड़ा सा सिखाऊंगा, ठीक है? ऐसे बात चल रहा है अभी आजकल क्लास में, इंटरेस्ट रेट का भी बात चल रहा है। इवन लास्ट क्लास आई थिंक देवब्रत को पता होगा, देवब्रत लास्ट दिन इंटरेस्ट रेट কথা হচ্ছিল না কারেন্সি ক্লাসে, যদি করেছিল তো। দেবব্রত আওয়াজ আসছে আমার? দেবপ্রিয়। ও দেবপ্রিয়, আমি ভুলে যাই একটু। ও আগের দিন ওর নাম ভুল বলছিলাম, ও আওয়াজ দেয়নি, ও ভাবছে অন্য কেউ আছে। দেবপ্রিয় আওয়াজ আসছে স্যার আমার? বলুন। হ্যাঁ, ওটাই হ্যাঁ বলছি। স্যার আসছে। আচ্ছা। কারেন্সি কারেন্সি করার সময় ইন্টারেস্ট রেট ডেরিভেটিভ ডিসকাশন করছিলাম না একটু, इंटरेस्ट रेट উপর বেস হ্যাঁ করে কারেন্সি দেখা, ওটাই বলছি। तो ये करेंसी इंटरेस्ट रेट सब कनेक्टेड है, ठीक है? तो ये सैटरडे वाला क्लास में, वीकेंड क्लास में जो चल रहा है उसमें आप लोगों को मैं सिखा दूंगा। लेकिन हम लोग जो भी क्लास कर रहे हैं दैट इज इक्विटी डेरिवेटिव, ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये स्टॉक से रिलेटेड है, ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। और ये करेंसी कमोडिटी इंटरेस्ट, क्या ये स्टॉक से रिलेटेड है? नहीं सर, ये स्टॉक नहीं है, बट इसके ऊपर भी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेड होता है, ठीक? जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना सीखेंगे, वैसा ही हम लोग करेंसी कमोडिटी को भी ट्रेड कर सकते हैं। सिमिलर प्लेटफॉर्म यूज होता है, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, यही सब प्लेटफॉर्म से आप करेंसी में डील कर सकते हो, कमोडिटी में डील कर सकते हो। एक ही पैसा लगता है, कभी कभी और कम पैसे से होता है। কারেন্সি কমোডিটি তো ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্ট করে করা যায়। हाँ ऑब्वियसली, अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बताऊंगा एक्चुअली अभी ये कैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, चलो मैं बताता हूँ। तो अब पॉइंट इज दैट सर, ये डेरिवेटिव को पहले धीरे धीरे समझना है। तो आज का क्लास बेसिकली क्या है सर? इक्विटी डेरिवेटिव, जिसको डील करने के लिए मार्केट से बेसिक से बात कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा गप्पे मार रहा हूँ, ठीक है? कि फ्यूचर एंड ऑप्शन थोड़ा बात करेंगे, फिर धीरे धीरे ऑप्शंस पे जाएंगे, हड़बड़ नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में आप कोई भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हो, आप वहां पर जाके जस्ट यहाँ पर, जैसे मानो ये मानो मेरा अपस्टॉक्स का अकाउंट है, ठीक है? आप लोगों का भी होगा किसी ना किसी में,
अगर आपको किसी कंपनी का फ्यूचर में डील करना है, जैसे मानो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आज अदानी का दिन है, ठीक है, अदानी का फ्यूचर तय होने वाला है, तो यहाँ पर मैं अदानी एंटरप्राइज या अदानी ग्रीन, जैसे मानो यहाँ पर अदानी फ्यूचर दिख रहा है, हाँ सर, ये देखो अदानी फ्यूचर, ठीक है, NFO 25 जनवरी 2024। और ये जो अदानी है, अदानी एंटरप्राइज, ये नॉर्मल कैश मार्केट का, ठीक है सर। कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट का डिफरेंस कितना है सर? डिफरेंस और कुछ भी नहीं है। कैश माने प्रेजेंट मार्केट, कैश माने प्रेजेंट मार्केट, पॉइंट बी नोटेड सर, ठीक है। कैश माने प्रेजेंट मार्केट, प्रेजेंट मार्केट को देखते हुए फ्यूचर मार्केट को प्रेडिक्ट करना। जैसे आपका फ्यूचर क्या होगा ये आप कैसे बता सकते हो? थैंक यू सर, ठीक है। आपका फ्यूचर कैसा जाएगा ये डिपेंड करता है कि आप प्रेजेंट में क्या कर। अगर जैसे कि आप लोग अभी कोचिंग ज्वाइन किए, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप नॉलेज सीकर्स हो, ठीक है। मेरे इंस्टीट्यूट का नाम जानते हैं ना सर, KSG स्क्वायर। तो KSG स्क्वायर का मतलब ही होता है सर, मैं कभी बोलता नहीं इतना क्योंकि थोड़ा बड़ा है, नॉलेज सीकर, ठीक है। ये जो नाम मैंने दिया 8 साल 9 साल पहले, इसका नाम ही है नॉलेज सीकर, गेनर एंड गिवर, KSG। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में ये माथे में स्क्वायर दिया था लेकिन ये टाइप करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मुझे नाम को चेंज करना पड़ा SQUARE पे। ये G स्क्वायर मैंने गेनर एंड गिवर को बताता है, और नॉलेज मैंने K, सीकर फॉर S। सीकर मैंने जो सच्चाई ढूंढता है, मैं भी सच्चाई ढूंढता हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी सच्चाई ढूंढें, किसी भी कहने पे मत आ जाइए, ठीक है, कि ये कह रहा है वो बोल रहा है, हाँ। लेकिन अगर आप खुद ढूंढ लेते हो तो फिर आपको किसी का कहना सुन सकते हो, बट उसको जांच करने का भी आपको ताकत हो जाए, ओरिजिनल थिंकिंग एबिलिटी, ठीक है, या आप खुद का नॉलेज को अप्लाई करो। इसलिए मैं अपना इंस्टीट्यूट का नाम इसी तरह का दिया था, बट मैं इसको प्रॉपरली लिख नहीं पाया, दिमाग में आया था चलो इसीलिए दे देते हैं KSG स्क्वायर। जो भी हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मैं कहना क्या चाहता कि आप प्रेजेंट में जैसे सोचते होंगे वही आपका फ्यूचर को तय करता है। तो सिमिलरली अदानी एंटरप्राइज का प्रेजेंट मार्केट के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अदानी का फ्यूचर मार्केट कैसा जाएगा। अब इसमें आपको क्या सुविधा होता है, आप प्रेजेंट मार्केट में तो ट्रेड कर ही सकते हो, हम लोग टेक्निकल क्लास में जितना बात करेंगे ना, क्योंकि आगे से क्या होगा, टेक्निकल का एक क्लास रहेगा और फ्यूचर एंड ऑप्शंस का 3 क्लास रहेगा। तो टेक्निकल क्लास में एक्चुअली हम लोग कैश मार्केट या स्पॉट मार्केट, इसको दोनों नाम से बोला जाता है सर, कैश और स्पॉट। टेक्निकल के क्लास में हम लोग रेगुलर कैश और स्पॉट को ट्रैक करेंगे, और फ्यूचर मार्केट में हम लोग दोनों को ट्रैक करेंगे, ठीक है। सिर्फ फ्यूचर ट्रैक करना कोई मतलब नहीं होता है जब तक आप उसको प्रेजेंट के साथ कंपेयर ना करें। तो जैसे आपको मैं दिखाता हूँ अदानी एंटरप्राइज का करंट शेयर प्राइस, ये देखो, ये अदानी का ही खुला हुआ है ना सर, हाँ। तो अदानी को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ओके। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि अदानी आज गैप अप ओपनिंग दिया है। अच्छा, क्या रीजन है गैप अप ओपनिंग देने का? क्योंकि सर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने वाला है कि अदानी एंटरप्राइज में जो हिंडनबर्ग का, जो कल भी मैं बता रहा था क्लास में, उसका जो चालू हुआ था ना लास्ट ईयर फरवरी में, शॉर्ट सेलिंग जो हुआ था, वो शॉर्ट सेलिंग इतना क्यों हुआ था? हिंडनबर्ग ने शॉर्ट सेल इतना कैसे स्टॉक को गिरा सकता है? क्या सच सच में अदानी में सच में प्रॉब्लम था? इसके लिए बकायदा बोर्ड बिठाया गया, समझ रहे हो सर? चलो मैं आपको एक बार बता ही देता हूँ कि किसी भी कंपनी का फ्यूचर कैसे डिसीजन हो सकता है। चलो एक सेकंड में इसका एक रिपोर्ट देख रहा था, तो आप लोगों को भी बताना चाहिए। एक सेकंड रुको, मैं ये रिपोर्ट लिया था, आई थिंक बताने के लिए मैंने लिया था, देखता हूँ अगर है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। एक सेकेंड, पता नहीं, चलो ये न्यूज चैनल में आया था सर, एनडीटीवी प्रॉफिट का ये लिंक है। ये तो क्या लिखता है, अदानी शॉर्ट सेलिंग केस, सुप्रीम कोर्ट सेड टू प्रोनाउंस वर्डिक्ट टुडे, ठीक है। आज का न्यूज है सुबह 9:57 का, ठीक है, 3 जनवरी। देखो क्या लिखता है, दिख रहा है ना सबको? देखो, आफ्टर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ऑफ एंड अदानी ग्रुप काउंटर इन जनवरी, 4 पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशंस वर फाइल्ड बिफोर द एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। PIL had broadly, PIL माने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, पब्लिक ने कोर्ट में केस किया है, कर सकते, कोई भी कर सकता है, PIL बोलते हैं उसको। ये सब थोड़ा लीगल टर्म है, आदत कर करो सर, क्योंकि यही सब छोटा छोटा बात ही आप लोगों का मार्केट का फर्क कर देता है।
अब कोई बोलोगे सर मार्केट जानना है कि लॉ जानना है, अरे सब जानना है, क्योंकि एक छोटा सा लीगल बातें ही तो पूरा आपको आपका मार्केट को हिला देता है। तो अगर आपको उसका मतलब समझ में नहीं आएगा तो आप ट्रेड कैसे करोगे? ऐसे मानो कि आज जो अदानी में ग्रोथ दिख रहा है, ये जो अदानी में आज मार्केट में गैप अप दिया है, अदानी का सारा स्टॉक चेक करो आप, सारे स्टॉक में आपको ऑलमोस्ट ग्रोथ दिखेगा। ये अदानी एंटरप्राइज है, अब अदानी ग्रीन देखो, आप अदानी पोर्ट देखो, अदानी विल्मर देखो। आप लोग अभी देख के बोला ना मेरे को, मैं भी यहाँ पर दिखा सकता हूँ, बट फिलहाल पॉइंट को मैं स्किप करता हूँ। आपको हर स्टॉक में ग्रोथ देगा, क्यों? क्योंकि इसमें इसका पुराना केस है, और वही केस का मैं थोड़ा सा आपको न्यूज का झलक दिखा रहा हूँ। झलक क्या है? मार्च के 2 तारीख में 2023 में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड सेबी टू लुक इनटू एनी डिस्क्लोजर ब्रीच एंड पॉसिबल प्राइस मैनिपुलेशंस ऑफ अदानी स्टॉक इन वायलेशन ऑफ एक्जिस्टिंग लॉज। क्या अदानी ने कोई एक्जिस्टिंग लॉ को तोड़ा है? इसको देखने के लिए सेबी को रखा गया है, पर सेबी बोला कि हम लोगों को ऐसा तो कुछ पता नहीं चला, बट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोला है तो वो बोला कि उनको टाइम चाहिए। तो रेगुलेटर माने सेबी, ठीक है, रेगुलेटर माने सेबी। तो रेगुलेटर ने बोला कि रेगुलेटर वाज डायरेक्टेड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर वो रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला, कौन? सुप्रीम कोर्ट ने बोला। बट इन अप्रैल सेबी मेड सबमिशन बिफोर द एपेक्स कोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट, आस्किंग फॉर 6 मंथ्स टू कंक्लूड इट्स इन्वेस्टिगेशन। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने का टाइम मांगा, ठीक है। फिर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त करके फिर अगस्त में एक्चुअली करना था, पर नहीं कर पाया। सिंस द मार्केट रेगुलेटर रिक्वायर्ड मोर टाइम, उनको और टाइम चाहिए था, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए। फिर उसके बाद और 15 एडिशनल दिन दिया गया, फिर भी सेबी ने कुछ रिपोर्ट प्रॉपर्ली जमा नहीं कर पाया, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक टीम सेटअप किया जो सेबी का टीम के अंदर नहीं है। दे आर वन ऑफ द टॉप, क्या बोलेंगे सर, वन ऑफ द टॉप माइंड ऑफ इंडिया, मैंने बेसिकली हाई कोर्ट के जजेस, पुराने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, कुछ टॉप लेवल बिजनेसमैन, ठीक है, जो ऑनेस्टली इस मैटर को देख सकता है। दे आर नॉट फ्रॉम सेबी, इनका यहाँ पर डिटेल्स है, देखो, इंडिपेंडेंट कमिटी, ये इंडिपेंडेंट कमिटी है, ये किसी के तरफदारी नहीं करेगा, ठीक है, ये न्यूट्रल होके काम करेगा। यानी हो सकता है कि सेबी मैनिपुलेट हो जाए, क्योंकि सेबी मार्केट के अंदर काम करता है, हो सकता है कि कंपनी के अंदर भी कोई ना कोई लेकिन ये लोग इंडिपेंडेंट है, ये मैनिपुलेट नहीं होगा इसी एंगल से। तो जस्टिस रिटायर्ड अभय मनोहर सापरे, अदर मेंबर कमिटी ओपी भट्ट, के बी कमात, ननन नीलकेनी, इन्फोसिस के फाउंडर है सर, सोमशेखर सुंदरसन एंड रिटायर्ड जस्टिस जे बी देवादर। ये कुछ टॉप लेवल इंडियन ग्रेटेस्ट माइंड एंड क्या बोलोगे सर, हम लोग इसको बुद्धिजीवी बोल सकते हैं, ठीक है, नॉलेज, हाईली नॉलेजेबल पर्सन, इनको सुप्रीम कोर्ट ने लगा सेबी के साथ साथ। अब उसका जो डिसीजन है वो आज आ जाएगा, तो कुछ देर बाद में खबर के चैनल में दिखना चालू हो जाएगा। द कमिटी had submitted its report before top court in May, wherein it is said that a conclusion with regard to regulatory failure of SEBI could not be ascertained at the time। अच्छा, इनको बेसिकली बोला गया था कि क्या सेबी ने कुछ गलती किया, यानी सेबी का गलती पकड़ने के लिए इस कमिटी को बिठाया गया। तो इन्होंने बोला कि हमें सेबी का फेलियर डिफाइन करने के लिए हमें भी टाइम चाहिए, ठीक है। तो वो दिन, आज के दिन तय हुआ कि चलो आज देखा जाएगा कि क्या होगा, ठीक है। तो मार्केट मोटा मोटी प्रेडिक्ट किया आज, ठीक है, अभी तक तो न्यूज आया नहीं है, क्योंकि अभी तो कोर्ट सेशन शायद बैठा होगा, ठीक है, शायद दोपहर आते आते हम सबको न्यूज मिले कि सुप्रीम कोर्ट क्या वर्डिक्ट दे रहा है। समझ रहे हो सर? ठीक है, ये सब सिचुएशंस मार्केट को खेलता है। अब वही चीज इवन सुबह सुबह आप लोगों के ग्रुप में आई थिंक विश्व ने पुट किया कि आज अदानी का वर्डिक्ट आने वाला है, आप लोगों ने देखा होगा, है ना? तो चांसेस इज वेरी हाई कि पॉजिटिव रिपोर्ट आएगा, ठीक है, मैंने एंटी अदानी रिपोर्ट आने का चांसेस बहुत ही कम लग रहा है, ठीक है। तो इसी चक्कर से मार्केट को लगा कि नहीं, हम इसमें ट्रेड लेंगे, और ये जो ट्रेड लिया ना सुबह सुबह, और उसके लिए गैप अप दिया। गैप अप क्यों? जब मार्केट ओपन होने के टाइम पे मार्केट में अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव बाई ऑर्डर जनरेट होता है, तो मार्केट एक ही मैंने छलांग मारते, जंप करते हैं, तो उस जंप में मार्केट गैप अप देते हैं। ये सब टेक्निकल बातें हैं, मैं टेक्निकल के क्लास में कराऊंगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट, अब तो सर हम लोग थोड़ी ना टेक्निकल पढ़ रहे हैं, आज तो फ्यूचर का दिन है ना? तो अब आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि ये मैंने आपको जो बताया, ये अदानी का प्रेजेंट कंडीशन है, अदानी एंटरप्राइज का। अब अदानी का प्रेजेंट शेयर का दाम कितना है? 3142, ठीक है, 4344 चल रहा है। अब इसके ऊपर बेस करके अदानी का फ्यूचर का क्या दाम हो सकता है? चलो देखो जरा, अदानी फ्यूचर, अदानी
एंटरप्राइज का, ठीक है, अदानी एंड फ्यूचर। तो यहाँ पर फ्यूचर का तीन फ्यूचर होता है सर। मैं फिलहाल एक डेट आपको दिखा रहा हूँ फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। ये देखो देखो 3 फ्यूचर होता है, 25 जनवरी का है, 29 फरवरी का है, 28 मार्च का है। दिख रहा है सबको? ये देखो, ये 2 3 ऑप्शंस में भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ मिलता है। ऑप्शंस में तो वीकली भी मिल जाता है, फ्यूचर में आपको महीना मिलता है, और ऑप्शंस में तो और शॉर्ट पीरियड में आपको मिलता है। अब आप बोलोगे सर 3 डेट क्यों? सर ये 3 डेट माने बेसिकली आप डाउन द लाइन 1 मंथ बाद कहाँ देखना चाहते हो, 2 मंथ बाद आप अदानी का फ्यूचर को किधर देख रहे हो, 3 महीने बाद आप कहाँ देख रहे हो। तो ये जो सबसे क्लोजेस्ट है उसको नियर मंथ बोलते हैं, है ना सर। सेकंड को क्या बोलते हैं? मिड मंथ बोलते हैं, ठीक है। और जो लास्ट में है इसे फार मंथ कहते हैं। हियर स्टिल, ठीक है, क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, ठीक है। नियर ठीक है, नियर मंथ, मिड मंथ, फार मंथ। बस बढ़िया दिख रहा है। एक दिन तुम लोग क्लास लेना, मैं बैठ के देखूंगा, ठीक है। नियर मंथ, मिड मंथ, फार मंथ, ठीक है। तो 3 तरह का सिचुएशंस होता है। अब इसमें से आपको किसी भी एक में जिसमें आपको माने बेसिकली मार्केट समझ में आता है उसमें ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं नियर मंथ को 25 जनवरी को मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, क्योंकि अभी टाइम है 25 जनवरी, अभी तो बस 3 तारीख हुआ है। तो इसमें मैं इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मुझे ये चाहिए, मैं इसका ओपन करना चाहता हूँ। देखो ये फ्यूचर है, क्या दिख रहा है? एंटरप्राइज नहीं है, दिस इज अ फ्यूचर, ठीक है। तो इसका चार्ट को मैं देखना चाहूंगा। ये देखो, ठीक जैसा करंट मार्केट हुआ है एग्जैक्टली वैसा ही फ्यूचर मार्केट भी हुआ है। जरा देखिए आप, ठीक है। करंट मार्केट में अदानी एंटरप्राइज 31, ओ सॉरी, करंट मार्केट में 3129, ठीक है, ठीक है। करंट मार्केट में अदानी एंटरप्राइज 3129, ठीक है। लेकिन फ्यूचर मार्केट में थोड़ा ज्यादा है। ये देखो, इसका कुछ कैलकुलेशन इश्यूज है, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर का कुछ फॉर्मूला होते हैं, उस फॉर्मूला के कारण मैथमेटिकली ये रेंज थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं होता, क्योंकि इसका प्रेजेंट कंडीशन पॉजिटिव है, ठीक है, मार्केट में। तो ऑटोमेटिकली इसका फ्यूचर कंडीशन भी कहाँ गया, ये वाला, ये देखो, प्रेजेंट कंडीशन पॉजिटिव है तो फ्यूचर कंडीशंस भी पॉजिटिव हो गया। तो फ्यूचर में कितना दाम चल रहा है सर? 3147, ठीक है। अब लेकिन आप कोई बोलेगा सर तो क्या हम लोग कैश मार्केट में खरीद के फ्यूचर मार्केट में बेच सकते हैं? नहीं सर, ये दोनों मार्केट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, दोनों मार्केट अलग है। लेकिन एज ए ट्रेडर आप दोनों मार्केट को यूज कर सकते हो आपकी मर्जी के हिसाब से। आप आपका पैसा आप कैश में लगाओगे तो वो कैश अलग से डील होगा, ठीक है। आप फ्यूचर में लगाओगे तो फ्यूचर अलग से डील होगा, ठीक है। इस तरह से कई लोग क्या करते हैं, कैश मार्केट और फ्यूचर ऑप्शन मार्केट को हेजिंग करने के लिए यूज करते हैं, आर्बिट्रेज करते हैं, हेजिंग करते हैं, माने एक मार्केट में खरीद रहे हैं दूसरे मार्केट में बेच रहे हैं। इस तरह से अपना जो फंड है उसको कंट्रोल कर लेते हैं। वो मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा आपको कि वो कैसे होता है, ये दोनों मार्केट को कैसे। लेकिन एक ये दोनों मार्केट एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है कि हम यहाँ खरीदेंगे यहाँ बेच देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आप अपने पैसा को दोनों मार्केट में यूज कर सकते हैं। दोनों मार्केट अलग है, फ्यूचर सेगमेंट अलग है, कैश सेगमेंट अलग है, ऑप्शन सेगमेंट भी अलग है। बात समझ में आ रहा है ना सर? अब हम लोग इस चीज को ना बेसिक से पढ़ेंगे कि आखिर फ्यूचर क्या है, कहाँ से आया, इसका उत्पत्ति कहाँ से है, एकदम बेस लेवल से। मार्केट में तो देख ही रहे हैं सर, धीरे धीरे और देखेंगे, ठीक है। लेकिन अच्छा, अब एक चीज बोलोगे सर तो फिर हम लोग कैश मार्केट छोड़ के क्या फ्यूचर मार्केट में आ जाए? आ सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बस फ्यूचर में थोड़ा पैसा ज्यादा चाहिए होता है, कैश मार्केट में, ऑप्शन मार्केट में थोड़ा कम पैसे से होता है। मैं आपको दिखाता हूँ फ्यूचर में आने का कुछ फायदा भी होते हैं। जैसे अगर मानो किसी को अदानी एंटरप्राइज का फ्यूचर बाय करना है, पॉजिटिव है तो फिर बाई ना करेंगे। यहाँ पर मेरा ये एक्टिवेट नहीं है, ठीक है, एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो एक्टिवेट करने से यहाँ दिख जाएगा। अच्छा मैं इधर देख लेता हूँ, अदानी सर कैश मेरा एक्टिव इधर ही है, फ्यूचर एक्टिव करना भूल गया। अदानी जनवरी फ्यूचर, ठीक है, इसको मैं अगर बाई करना चाहता हूँ, देखो कितना क्वांटिटी मुझे लेने को बोल रहे हैं। मुझे 300 क्वांटिटी कम से कम लेना पड़ेगा, एक लॉट का साइज है, ठीक है। ये कंपनी टू कंपनी वैरी करता है सर, हर कंपनी में सेम नहीं होते। मैं दूसरा फ्यूचर भी आपको दिखाता हूँ। तो अगर मुझे अदानी का जनवरी फ्यूचर परचेस करना है तो मुझे ये इंट्राडे में रखा हुआ है, आप इसको चेंज करके ओवरनाइट भी कर सकते हो। आप अगर इंट्राडे में ही पोजीशन क्लोज करना चाहते हो तो इंट्राडे भी कर सकते हो, इट्स फुल्ली अप टू यू।
ठीक है, मतलब बेसिकली हम ट्रेड ले रहे हैं, अगर इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ करना चाहेंगे तो इंट्राडे सिलेक्ट करेंगे। अगर मुझे लगता है नहीं मैं अपना पोजीशंस को होल्ड करूंगा, मैंने से फॉर एग्जांपल 1 दिन 2 दिन 3 दिन या जब तक एक्सपायरी नहीं होता है ऑलमोस्ट तब तक मैं इसको रखना चाहता हूँ, ठीक है, तो तब आपको इसको ओवरनाइट सिलेक्ट करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं आज के अंदर ही इसको लेना है और आज के अंदर ही मुझे इसको बेचना है, तब इसको आप इंट्राडे सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर ये एक लॉट में 300 शेयर है, 3176 अदानी का जनवरी फ्यूचर का दाम चल रहा है, तो 3173 76 या 69 जो भी दाम चेंज हो रहा है सर, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी अदानी में चल रहा है, ठीक है, आप समझ ही रहे हो ना, इसलिए इतना फ्लक्चुएशन है। मार्केट डेप्थ में भी जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। ना क्वेश्चन इज दैट ये एक लॉट है और यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है, ट्रिगर प्राइस दिया हुआ है, और इधर आप मार्जिन देखो, मैं ये सब बाकी चीजों में मैं टेक्निकल पे बात करूंगा। लुक एट द मार्जिन अमाउंट, कितना चाहिए, कितना पैसा चाहिए आपको, 5,78,249। अब आप बोलोगे सर ये तो हम लोग के पास है ही नहीं। अरे कोई बात नहीं सर, ये अदानी का है, दूसरे शहर में आपको सस्ता में मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आप बात को समझे, फ्यूचर में थोड़ा आपको ज्यादा पैसा चाहिए होता है, लेकिन फ्यूचर मार्केट में पैसा भी बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है, मतलब क्योंकि आप एक टाइम जोन के हिसाब से चलते हो, और आप मानो कि फ्यूचर में आपको ग्रोथ दिख रहा है तो आप यहाँ पर आज बाई करोगे, फिर एक्सपायरी आते आते आपका ये स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। और ये एक्चुअली एक टाइम लिमिट है, कैश मार्केट में आप जब बेचोगे तब बेचेगा, लेकिन फ्यूचर मार्केट में ऐसा नहीं है। फ्यूचर मार्केट में जैसे मानो आप आज खरीद रहे हो, लेकिन आप ये कब का खरीद रहे हो, सिर्फ जनवरी का फ्यूचर ले रहे हो, जनवरी फ्यूचर कब एक्सपायर कर रहा है, 25 को, ठीक है, 25 जनवरी के अंदर ये ज्यादा होगा कम होगा, अगर ज्यादा होगा तो प्रॉफिट, कम होगा तो लॉस। और क्योंकि अदानी में थोड़ा वोलेटिलिटी हाई है इसलिए मार्जिन अमाउंट ज्यादा है। मैं आपको दूसरा अमाउंट दिखा, कोई शेयर दिखाता हूँ, दूसरा कौन सा शेयर दिखाना चाहिए, चलो आईटीसी देखें, ऐसे ही थोड़ा देख लेते हैं आईटीसी का जनवरी फ्यूचर। ITC is a positive. पॉजिटिव है, ठीक है, मानो कि मुझे आईटीसी का फ्यूचर लेना है, तो चलो मैं इसको बाय करता हूँ। देखो कितना चाहिए, 1600 क्वांटिटी तुमको एक लॉट में लेना पड़ता है। नॉर्मल मार्केट में आप 1 शेयर 2 शेयर 3 शेयर ऐसे लेते हो ना, बट ये सब फ्यूचर ऑप्शंस में ऐसा 1-2 शेयर का मैटर नहीं होता, पूरा लॉट खरीदना पड़ता है आपको, ठीक है, तो उस लॉट में कितना क्वांटिटी होगा वो मार्केट डिसाइड करता है, स्पेशली स्टॉक के केस में। इंडेक्स के केस में वो फिक्स रहता है, आप निफ्टी भी बाय कर सकते हो, इवन आपको अगर निफ्टी खरीदना है आप निफ्टी भी ले सकते हो, पूरा पूरा का पूरा निफ्टी ले सकते हो आप। उसमें थोड़ा सा आपको क्या मिल जाता है ना, थोड़ा सा आपको रिस्क कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि एक स्टॉक में थोड़ा सा एक ही स्टॉक है ना, लेकिन निफ्टी में तो 50 स्टॉक होता है, ठीक है। तो जैसे मानो ये 1600 क्वांटिटी आपको लेना है, कितना मार्जिन मांग रहा है सर, 1,34,535। अच्छा, इसका अगर तुम कैश मार्केट में करते तो कितना होता है, 1600 शेयर, 1600 शेयर अगर कैश मार्केट में करते तो आईटीसी का कितना चल रहा है, 479 करके, ठीक है, तो 479 कितना होता है, 1600 इंटू 479 करके बता दो मुझे। 7,65,000. 7 लाख, 65,000. देखो सर 7,66,400 इतना आपको, ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कितना है 7,66,000 का, फ्यूचर में लग कितना रहा है 1,34,000 का। पॉइंट ऑफ व्यू वही है जो आप नॉर्मल कैश मार्केट में सोचते हो कि क्या स्टॉक का दाम बढ़ेगा या क्या स्टॉक का दाम गिरेगा। अगर गिरेगा तो बायर नहीं सेलर बनना है, समझ में आ रहा है ना सर, वही बात, अगर गिरेगा तो सेलर बनना है, अगर मार्केट ग्रो करेगा तो बायर बनना है। अब आपको ये नजरिया ठीक करना है। अच्छा सर नजरिया कैसे ठीक करेंगे, वो तो टेक्निकल क्लास में बात हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 5, 5, 6. एक ही है, जीरोधा में तो एक ही दिखा रहा है, हो सकता है आप स्टॉक में थोड़ा सा मार्जिन कम लग सकता है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, थोड़ा ब्रोकिंग फार्म टू वेरी थोड़ा करता है, ठीक है, लेकिन अब इस तरह से इसको चेक कर सकते हो। अब ये मैं अभी आपको सिखा नहीं रहा हूँ, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, सीखना भी बाकी है, क्योंकि अभी तो मैं बेसिक बोला ही नहीं सर, मैं जस्ट आपको इम्पैक्ट बता रहा हूँ कि भाई मुझे कैश मार्केट में ना जाके अगर मैं फ्यूचर मार्केट में आऊँ तो मुझे क्या होता है। फ्यूचर कैश मार्केट में क्या है, जितने का शेयर पूरा पैसा ही तो देना पड़ता है, नहीं समझे, जैसे अगर तुमको आईटीसी खरीदना है और 1600 शेयर खरीदना है, तुम बताओ मुझे, ये बाई यहाँ पर बाई करोगे, ये कैश मार्केट है, आईटीसी में क्लिक किया ना मैंने, तो इसमें मैं अगर 1600 क्वांटिटी लेना चाहता हूँ, आप देख लो कितना पैसा यहाँ पर लग रहा है। अच्छा इंट्राडे में थोड़ा कम लगता है, इंट्राडे में कम लगता है क्योंकि इंट्राडे में रिस्क आप लेके तो नहीं जा रहे हो ना, जो भी होगा आज के अंदर सेटलमेंट हो जाएगा, इसलिए इंट्राडे में 7,66,400 का शेयर
1,53,456 में कंपनी आपको यूज करने देगा, लेकिन इसको आप डिलीवरी में करो पूरा अमाउंट लग जाएगा। ये देखो, जैसे मैं लॉन्ग टर्म किया या डिलीवरी किया पूरा अमाउंट लगेगा। माने अगर आप 1 दिन भी रखना चाहते हो या 100 दिन भी रखना चाहते हो, आपको ये पूरा खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन फ्यूचर मार्केट में यही चीज फ्यूचर मार्केट में आप सस्ता में ले रहे हो। आप हिसाब लगाओ ना। चलो मैं फिर से फ्यूचर में लगाता हूँ। कहाँ चला गया फ्यूचर? ITC भाई, ठीक है। 1,34,000। अब आप हिसाब लगाओ, 1,34,546, 7,66 का कितना परसेंटेज हो रहा है? मैंने जस्ट इतना करो, 5.69 टाइम्स लेवरेज। 134,546 अच्छा, डिवाइडेड बाई 766 400 कितना होता है सर? हाँ, 17%, 17.5% समथिंग। अप्रोक्स 17.5% मार्जिन आपको जमा करके आप ट्रेड ले सकते हो। लेवरेज अच्छा होता है। ठीक है, मैंने 5 to 6 टाइम्स तुमको मैंने लेवरेज बन रहा है। लेवरेज मैंने बेसिकली तुमको कंपनी की तरफ से, मैंने ब्रोकिंग फर्म की तरफ से, इसको बेसिकली बोलते हैं लोन की तरह ही बोल सकते हो आप। बट फ्यूचर मार्केट में इस तरह का लेवरेज होता है। वो आपको मैं धीरे धीरे समझाऊंगा क्यों देता है, किस लिए देता है, क्योंकि इसका सेटलमेंट इश्यूज अलग होता है। कैश मार्केट में जैसे क्या जो भी है पूरा का पूरा सेटलमेंट फिजिकल डिलीवरी होता है। तुम्हारे पास किसी कंपनी का शेयर है, तुम मेरे को बेचोगे तो पूरा शेयर तुम मेरे को दे दोगे, उसका जितना पैसा है मैं तुमको दे दूंगा। सिंपल यही होता है ना। जैसे मानो जब मेरे पास अगर नॉर्मल ITC का 1600 शेयर मेरे पास अगर है, तो वो 1600 शेयर की कोई भी मार्केट से खरीदना चाहता है, मेरे को ठीक दाम मिलेगा तो मैं पूरा का पूरा 1600 शेयर उनको बेचूंगा, वो उसका पूरा पैसा मेरे को दे देगा। लेकिन फ्यूचर मार्केट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो वो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा कि कैसे इसका सेटलमेंट होता है, और आपको तब ये भी पता लगेगा कि भाई इतना 70% मार्जिन देके कैसे यहाँ पर खेल हो जाता है। तो यही इसीलिए काफी लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर लॉट थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन देखो सर मार्केट है सबका है। अच्छा, यहाँ शेयर चाहिए, निफ्टी ले लो। चलो आप सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, निफ्टी में करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको निफ्टी फ्यूचर लेना है, निफ्टी या बैंक निफ्टी, ठीक है, चलो मुझे निफ्टी का फ्यूचर लेना है। कहाँ गया भाई? जनवरी, ये देखो निफ्टी जनवरी फ्यूचर। ठीक है, अब मानो आप निफ्टी बाय करना चाहते हो, कितना क्वांटिटी बता रहे हैं निफ्टी का जो वैल्यू चल रहा है मार्केट में, दैट इज 21,660 अभी मार्केट में इसका फ्यूचर का है। ठीक है, निफ्टी ओरिजिनल में चल रहा है ये वाला 21,566। ठीक, अच्छा देखो यहाँ पर चल रहा है 21,660। वो थोड़ा कैलकुलेशन इश्यूज है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। लेकिन मिनिमम कितना क्वांटिटी है? 50। आपको कम से कम 50 क्वांटिटी लेना पड़ता है। नॉर्मल जो कैश मार्केट में आप निफ्टी में ट्रेड ले सकते हो क्या? कैश मार्केट में निफ्टी नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन तुम फ्यूचर मार्केट में या ऑप्शन मार्केट में निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। इसका और भी निफ्टी का और भी चीजें हैं, लाइक बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, अब वो सब में भी ट्रेड ले सकते हो। ये सब मौका तुमको फ्यूचर या ऑप्शंस में ही मिलेगा, कैश मार्केट में नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा फ्लेक्सिबल मार्केट है। देखो इसमें टोटल वैल्यूएशन कितना है? 21,000 टोटल वैल्यूएशन। देखो 21,657 इंटू 50 शेयर करके बताओ मुझे कितना हो रहा है? 1,82,850। 1,82,800 और 82,800। ज्यादा। হ্যাঁ, না 10,82,000 সরি, তাই বলে একটু শুনে নেন। हाँ 10,82,000 10,82,875। 82,875। ये टोटल वैल्यू हो रहा है सर, 10,82,875, 10,82,875। सही लिखा ना मैंने? ठीक है, इसके लिए आपको एक जीरो ज्यादा हो गया। 10 लाख, हाँ ये हो गया। ठीक है, 10,82,875। ठीक है, आपको जमा कितना करना पड़ रहा है? 1,23,262। निफ्टी में लिवरेज हाई मिलता है, क्यों? क्योंकि निफ्टी में एक शेयर नहीं है ना सर, निफ्टी एक 50 स्टॉक का कॉम्बिनेशन है, रिस्क कम है इसमें, इसलिए कंपनी आपको ज्यादा लिवरेज देगा। लेकिन एक सिंगल शेयर कभी भी किसी भी कारण में चेंज हो सकता है। जैसे आज अदानी को देख लो, अगर उसका नेगेटिव न्यूज आ जाता है वो गिरेगा, भयंकर गिरेगा। पॉजिटिव न्यूज है, बढ़ रहा है, काफी हाईली वोलेटाइल है, हाईली वोलेटाइल है, मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन इंडेक्स मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है। समझ रहे हो सर? इसलिए निफ्टी में ट्रेड लेना काफी लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको फ्यूचर इन ऑप्शंस करना है आप निफ्टी में करो।
अगर आपको फ्यूचर इन ऑप्शंस करना है तो आप निफ्टी में। যদি অ্যাকশন কিন্তু ভার্ডিক্ট তো দেয় না। টেक एक्शन বলেছে যদি কিছু প্রবলেম থাকে তাহলে আমরা ল অনুযায়ী অ্যাকশন নেব, কিন্তু ভার্ডিক্ট তো আসেনি, তো ইনস্ট্রাকশন আসছে। वर्डिक्ट आएगा, वर्डिक्ट आएगा। अगर अदानी का गलती है तो वो भी बोलेगा, अगर गलती नहीं है तो वो भी बोलेगा। क्या कारण चंद्र पिक्चर अनुसार जाएगा ना। ठीक है। अच्छा, ये सत्यन समझ में आ रहा है ना तुमको? नींद आ रहा है? नहीं फिर तबीयत खराब है स्क्रीन के तो थोड़ा पीछे जाके बैठना। स्क्रीन का इशू सर, इतना सामने से देख रहा है, अगर प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा पीछे से मिडिल में बैठ। भूल गया? चश्मा है तेरा? हाँ मिल गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब थोड़ा आई थिंक अभी और दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा है कि सर हम लोग नॉर्मल मार्केट को छोड़ के क्यों फ्यूचर मार्केट में जाते हैं, है ना? क्यों पब्लिक इतना पागल होते हैं फ्यूचर ऑप्शंस के लिए। अब इसके लिए आपको काफी एनहांस करना पड़ेगा नॉलेज को। ये एक अलग ही मार्केट है सर। इस मार्केट को, ये स्पॉट मार्केट से ऑब्वियसली थोड़ा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना, लेकिन अगर आप इसको एक बार समझ जाते हो ना, प्योरली बिजनेस कॉन्सेप्ट में चलता है। देखो, एक होता है नॉर्मल बिजनेस करना और एक होता है थोड़ा एडवांस लेवल बिजनेस करना। तो ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, ये एडवांस लेवल बिजनेस। नॉर्मल में बाई करना सेल करना ये भी एक बिजनेस होता है, कोई भी दुकानदार ऐसा करता है। जैसे अगर आपको मैं, चलो अभी मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस को अगर समझना है तो इसको एकदम क्लियरली कैसे समझना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। इवन सेम थिंग आप लोग जब क्लास ये भी एग्जाम भी दोगे, उसके लिए भी जरूरी है। सॉरी, नॉट दिस वन, दिस वन, है ना सर? इसमें भी आपको ये बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी होता है। जो लोग सेबी का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, मैं तो बोलूंगा सबको ही करो सर, क्योंकि एग्जाम क्रैक करना मुश्किल थोड़ा सा तो है, बट बहुत काम आता है। ठीक है, आपका एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है। मैंने जो लोगों को जरूरत नहीं है स्टॉक मार्केट जॉब का, उनको उनको नॉर्मली रिकमेंड करना सही नहीं होता है कि आप क्यों एग्जाम दोगे, लेकिन आप लोग ज्यादातर जो लोग एकदम प्योरली स्टूडेंटशिप में हैं, तो मैं उनको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा। ये सर्टिफिकेशन आपको एक बूस्ट भी करेगा, अंदर से एक बूस्ट करता है। जैसे आज नंदन देख रहा है, छाती चौड़ा करके बैठे हैं, अलग अलग बूस्ट कर रहे हैं इसको। ठीक है, चलो ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अब बात है सर कि ये फ्यूचर मार्केट या ऑप्शंस मार्केट सिंपल वर्ड्स में कैसे समझा जा सकता है। चलो, मार्केट का लैंग्वेज आपको क्या है ना, मार्केट में तो सिर्फ मार्केट का ही बात होगा कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, पर क्यों होता है भाई? इतना देर से जो मैं आपको बता रहा था, शायद मैं ये बता के आपको ट्रेड करना सिखा देता, ये कोर्स मेरा 1 महीने में खत्म। लेकिन ऐसा करके आप जान तो लोगे, आप बोलोगे कि आप फ्यूचर जानते हो, आप बोलोगे हाँ जानते हैं। अगर कोई आपको पूछते कि आपको फ्यूचर पता है, हाँ होता है। एक स्पॉट होता है, एक फ्यूचर होता है, उसमें भी पैसा लगता है, इसमें भी पैसा लगता है। उसमें तुम कम मार्जिन यूज कर सकते हो, इसमें तुम ज्यादा मार्जिन यूज करते हो। ये होता है फ्यूचर का जानना। बाकी तुम्हारा पैसा तुम देनी, ये भी होता है। इस तरह से देखो, लोगों को तो कुछ भी नहीं पता। अगर एक तरह देखा जाए, आजकल थोड़ा यूट्यूब हुआ है तो थोड़ा यूट्यूब से इसी तरह का जानकारी ज्यादातर मिल जाते हैं। ये फ्यूचर मार्केट है, फ्यूचर में पैसा लगाओ और भी पैसा कमाओ। ठीक है, मानो ऐसा मेरा भी एक थंबनेल बना के मैं भी ऐसा दे दूंगा। मैं खुद सोच रहा हूँ कि मेरे को भी ऐसा ही करना चाहिए, नहीं तो व्यूअर्स नहीं हो रहा है। तो अब तुम भी सोच रहे हो ये सब मार्केट में कुछ नहीं है फ्यूचर। ठीक है, अब मार्केट में आजकल एक दूसरा चल रहा है कि स्टॉक मार्केट में फेलियर हो रहा है ना, करेंसी में ज्यादा पैसा है। अब लोग मेरे को फोन करके पूछते हैं स्टॉक नहीं सीखना, स्टॉक में कोई कुछ नहीं है, अब करेंसी बताओ। ठीक है, मतलब वो ना तो स्टॉक को ठीक से सीखा, ठीक है, अब करेंसी को भी ना ठीक से सीख पाएगा। এগুলো চলবে, মানে যেখানে দেখছো মনে হচ্ছে এখানে টাকা কামাচ্ছে সেখানে দিলে যাও। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होता है। हर चीज में अपना अपना दम है, अब उस दम को जानना चाहिए ना। नहीं, स्टॉक में मान के उसका कुछ झाड़ खा गया, 10-20 हजार, 1 लाख, 5 लाख झाड़ खा गया। आप सोच रहे हैं नहीं नहीं स्टॉक बहुत वोलेटाइल है, स्टॉक में सब डूब जाता है। मैं सुना हूँ करेंसी अच्छा है, कमोडिटी अच्छा है, अब पैसा उसी में लगाओ। मैं बोला आपको स्टॉक का कुछ पता है? बोले पता का जरूरत नहीं है। पता का जरूरत ही नहीं है उसको। मतलब हाई लेवल कॉन्फिडेंट, मतलब मैं भी सोचता हूँ कि बात कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ, मतलब मेरा तो औकात नहीं है बात करने का, ऐसा हो जाता है। तो जो भी हो,
अब चलो सीखते हैं कि मार्केट का जनरेशन आज का नहीं है सर, फ्यूचर मार्केट बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। अगर मैं फ्यूचर मार्केट के बारे में बात करूं तो सबसे पहले फॉरवर्ड मार्केट आ जाता है, ठीक है। एक्चुअली फ्यूचर का पुराना नाम बोल सकते हो, इट्स अ ओल्ड नेम ऑफ फ्यूचर मार्केट, ओल्ड नेम, ठीक है। ओल्ड नेम क्यों? क्योंकि एक जमाना था जब फ्यूचर बिजनेस चलता था फॉरवर्ड के नाम से। आज भी चलता है, ऐसा नहीं कि आज सब नहीं चलता। अभी ये अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम पे चल रहा है ज्यादातर केस में। तो फ्यूचर मार्केट एक इंटीग्रल पार्ट है फाइनेंशियल डेरिवेटिव का। ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव क्यों? क्योंकि आप एक बेस से किसी को ढूंढ रहे हो, बेस से किसी को ढूंढ रहे हो, मैंने रिलायंस का या किसी भी कंपनी, जैसे मैं आपको अभी क्या दिखा रहा था, आईटीसी का जो कैश बिजनेस है, माने कैश मार्केट का जो बिजनेस है, वहां से आप आईटीसी का फ्यूचर को सोच रहे हो, है ना। तो कैश मार्केट से जब आप किसी का फ्यूचर को ढूंढ रहे हो, माने बेस क्या है कैश मार्केट। अब कैश मार्केट के बेसिस में ना आप फ्यूचर ढूंढ रहे हो सर, ठीक है। जैसे ये मानो यहाँ पर डेरिवेटिव में निफ्टी 50 का मैं फ्यूचर ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी 50 फ्यूचर देखना सर, ये मैं एनएससी के साइड में कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखो, आपके सामने 3 डेट दिख रहा है ना। अच्छा, इसमें निफ्टी का करंट रेट कितना चल रहा है ये भी दे देता है, एक सेकेंड। निफ्टी का करंट रेट, अच्छा वो तो मार्केट में मुझे ऐसे ही मिल जाएगा, 21,556, ठीक है। अब आप देखो, जो भी चेंज तो होता रहेगा, लाइव मार्केट है अभी। अब इसमें देखो, इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखो, 25 जनवरी का 21,640, ठीक है। 29 फरवरी का 21,782 और 28 मार्च का 21,920, ठीक है। अच्छा ये देखो, वही नीचे दिखाना चाहता हूँ, अंडरलाइन वैल्यू दिख रहा है देखो। अंडरलाइन का मतलब क्या है? कैश मार्केट है, कैश मार्केट का जो वैल्यू है। अभी देखो, ये लास्ट लिया गया था 10:51 में 10:51 में, ठीक है, ये अपडेट लिया गया था। अब इस अपडेट के बेसिस पे, मतलब जो भी इस मार्केट का वैल्यू है उसके बेसिस से ही ये मार्केट का वैल्यू आता है। तो बेसिकली ये डिराइव कर रहा है ना, डिराइव वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ कैश मार्केट, ऑन द बेसिस ऑफ कैश मार्केट। दैट इज व्हाई ये अंडरलाइन मार्केट बने प्रेजेंट मार्केट, इसे अंडरलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अंडरलाइन, ठीक है। मैंने किसके बेसिस में कर रहा हूं? फ्यूचर का बेस क्या है? मैंने 21,640, अगर 25 जनवरी का फ्यूचर ट्रेड हो रहा है तो उसका बेस क्या है? उसका बेस है प्रेजेंट मार्केट में 21,560। अगर 29 फरवरी का निफ्टी 21,782 में ट्रेड हो रहा है फ्यूचर, तो फिर उसका बेस क्या है? 21,560 इन द प्रेजेंट मार्केट। अगर 28 मार्च का फ्यूचर 21,920 में ट्रेड हो रहा है तो उसका बेस क्या है? 21,560 इन द प्रेजेंट मार्केट। तो किसी के बेस से आप किसी का फ्यूचर को ढूंढ रहे हो, ये हमेशा होता है सर। बेस के बिना फ्यूचर नहीं है, और उस बेस को कहते हैं अंडरलाइन वैल्यू। মনে থাকবে? हाँ सर, कौन सा? हाँ वही वाला, हाँ करेंट अमाउंट जो अभी मार्केट में चल, अभी जो मार्केट में चल, यही वाला है 21,566,567, ठीक है। और यहाँ पर कितना चल रहा है? 21,560। अरे सर ये देखो ना, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो चेंज हो जाएगा। नहीं हुआ? नहीं हुआ चेंज? हाँ, ये वाला कौन सा एलटीपी? ये लास्ट ट्रेडेड है, मैंने ये फ्यूचर का प्राइस है। नहीं सर, मैंने बेसिकली बात ऐसा है कि प्रेजेंट मार्केट के बेसिस में ये प्राइस डिसाइड होता है, डिसाइड होता है। मैंने जिस एसेट का जो वैल्यू है, जैसे मानो वो तो अभी तक मैंने सिखाया नहीं, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ आपको कि जैसे आप लोगों ने अभी मेरे को कुछ देर पहले बोला ना कि आपका फ्यूचर क्या होगा, वो डिपेंड करता है आपके प्रेजेंट पे। तो ये फ्यूचर क्या होगा, इसमें लोगों ने ट्रेड किया, तो लोगों ने जब ट्रेड किया तो उसका फ्यूचर वैल्यू ज्यादा ही दिख रहा है करंट प्राइस। तो क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि प्रेजेंट पॉजिटिव है, समझे ना सर। बाकी नॉर्मली देखो तो ये बस ये एक ट्रेडिंग वैल्यू ही है, निफ्टी का फ्यूचर का ट्रेडिंग है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। लेकिन इसका बेस क्या है? प्रेजेंट मार्केट। इसका बेस क्या है? प्रेजेंट मार्केट। मतलब हवा में तो नहीं बना, मतलब 21,650 फ्यूचर कहां से आया है सर? ऑब्वियस बात है कि वो प्रेजेंट वैल्यू से ही जनरेट हुआ है, इसीलिए इसको डिराइव बोलते हैं।
यही मैं आपको अभी बोला। लेकिन अब ये कैसे जनरेट होता है, क्यों जनरेट होता है, ये सब बात थोड़ी ना किया, उसके लिए थोड़ा वेट करना है। मैं जैसे आपको ये जानकारी दिया कि जो हमें फ्यूचर में दिख रहा है प्राइस अलग अलग शेयर का, इंडेक्स का, उसका वैल्यू मेनली किससे आधारित है। जैसे मानो कल जाके आप लोग स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बनोगे, ठीक है, मानो कल कुछ दिन बाद हम देखेंगे कि नंदन एनडीटीवी प्रॉफिट में बोल रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स में नंदन का कॉलम आ रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा, खराब क्या है, लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, किसको क्या पता। आपको पता है ये जो अपोजिट साइड में जो डॉक्टर का घर है, इसका बेटा सिंगर है, और नॉर्मल सिंगर नहीं है, बॉलीवुड सिंगर है, नाम भी जानते होंगे आप, और को रुस्तम मूवी में गाना नहीं गाया, ये करम खुदाया वे, ये सब गाना नहीं है, ये सब गाने में इसी ने तो गाया है, मेल मेल वॉइस जो, ये गेस्टुपुर का ही तो लड़का है। ऐसे डॉक्टर बहुत फेमस है, लेकिन बात समझो तो, हमारे अगल बगल में ही कोई ना कुछ फेमस कम कर देते हैं। तो छोटा बात क्यों सोचे, सोचे तो बड़ा ही सोचे, हैं? जो भी हो, छोड़ो सर। बेसिकली वही मैं बोल रहा हूँ कि आपका फ्यूचर पॉजिटिव तभी रहेगा जब आपका प्रेजेंट पॉजिटिव रहेगा। अगर मानो कि फ्यूचर मार्केट नेगेटिव जाएगा, तो इसका मतलब प्रेजेंट भी नेगेटिव जाएगा, ये होना ही होना है सर। अच्छा, चलो धीरे धीरे बोलता हूँ, एक्चुअली आपको पहले ही मार्केट बता दिया ना, इसलिए आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए। मैं आपको बताता हूँ, ये पुराना खेल समझो, आपको देखना बहुत आसान लगेगा। ये इंडियन मार्केट में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिला था सर, 320 बीसी में। बीसी मैंने समझते हो, बिफोर क्राइस्ट। जैसे ये 1 जनवरी 2024 हुआ ना, तो क्राइस्ट के जन्म के बाद 2024 साल बीत गया। और हमारे देश में ये फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जीसस क्राइस्ट के जन्म से भी 320 साल पहले देखा गया था, और भी ज्यादा होगा, कम नहीं। लेकिन ये जो लास्ट रिकॉर्डेड डेटा मिला वो है 320 बीसी। रिकॉर्डेड डेटा कहाँ से मिला सर, ये हमारे पाकिस्तान में, हमारा पाकिस्तान नहीं बोलना चाहिए, पाकिस्तान में एक जगह है, जगह का नाम है तक्षशिला, जहां पर आज पाकिस्तानी लोग अपना कैपिटल बना के बैठा है, जिसका नाम है इस्लामाबाद। आज के आज का इस्लामाबाद एक्चुअली प्राचीन समय में तक्षशिला रहता था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। वो इस्लामाबाद के एकदम 30 किलोमीटर के रेडियस में ही है वो। आज वो एक म्यूजियम बना के रखा है, लेकिन है तो पाकिस्तान में, वो लोग क्या ही इज्जत करेगा उसका। ऐसे बना के रखा है क्योंकि इस्लामाबाद ऐसे बहुत ब्यूटीफुल बना के रखा है। फॉरेनर लोग थोड़ा अगर पाकिस्तान जाते हैं तो इस्लामाबाद ही जाते हैं, इट्स रियली ब्यूटीफुल, अनडाउटेडली ब्यूटीफुल, देखना कभी गूगल में, बहुत सुंदर है। और एकदम प्लानिंग, तुम कराची जाओगे, लाहौर जाओगे और इस्लामाबाद जाओगे, तुमको लगेगा कि तुम फॉरेन आ गए और इधर तुम कहाँ फंस गए। तो जो भी हो, सर आप गए हो क्या? नहीं सर, गए तो नहीं, बट मैं देखा हूँ सर, मैंने काफी दिनों से मैं ट्रैक करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान तो एक्चुअली इंडिया का हिस्सा था, तो मुझे बड़ा इच्छा है कि पाकिस्तान एक बार जाने का। इसलिए इच्छा है क्योंकि वहां पर पूरा भारत का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो एक्चुअली पाकिस्तान में ही गए, जिसके कारण भारत का नाम इंदास पड़ा या इंडिया पड़ा। ठीक है, वो सिंध सभ्यता जो है वो एक्चुअली पाकिस्तान में ही चला है, मेन पार्ट। इसलिए मुझे बड़ा शौक है, अगर कभी जिंदगी में मुझे मौका मिलता है ना विदेश जाने का, तो मैं पाकिस्तान पहले चूज करूंगा। बस एक डर है कि मेरे को मान के किसी ना किसी कारण से रोक लेना, आम आदमी है ना सर। अच्छा, 330 बीसी में कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने चाणक्य, चाणक्य अपने इकोनॉमिक्स में इस चीज के बारे में बात किया, इस फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में, बेसिकली फ्यूचर। It is believed that in an ancient Arthashastra, that is study of economics script, Kautilya described the pricing mechanism of the standing crop ready to be harvested at some point in the future. बताता हूँ इसको। Apparently, he used this method to pay the farmers much in advance, thereby structuring the true forward contract. अब आप बोलोगे सर क्या करता था चाणक्य? सर चाणक्य क्या करता था, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। इसके लिए मुझे एक क्रॉप चाहिए, क्रॉप क्रॉप माने कोई भी एक पैडी फील्ड ले लेते हैं, ठीक है, पैडी पैडी फील्ड। चलो, ठीक है सर। अब ये जो धान उग रहा है ना जमीन में, ये तो धान बन गया, लेकिन आप दूसरे कोई भी जमीन देखो जहां पर धान अभी तक बना नहीं है, जैसे मानो ये वाला सिचुएशन, ठीक है, ये सभी अभी चारा लगाया है, किसने लगाया सर? फार्मर ने लगाया। अब फार्मर ने अभी इसमें सीड, मतलब सीड जो है वो बोया है, अभी ये धान बनने में 3 महीना से 4 महीना टाइम लगता है।
समझ रहे हो सर? तो 3 to 4 मंथ का टाइम है इसको कंप्लीटली चावल होने में, माने धान होने में, फिर इसको प्रोसेस करके चावल निकले। अब चाणक्य क्या करता था? चाणक्य कहाँ के थे सर? पूरा का पूरा जो आज का यूपी है, आज का बिहार है और नेपाल, ठीक है, ये था मगध बोल के एक किंगडम था, ठीक है, उन दिनों भारत का सबसे शक्तिशाली किंगडम, जहां का सम्राट बना था अशोका। उसका दादाजी का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य पार्लियामेंट में कभी अगर दिल्ली घूमने जाते हो, पार्लियामेंट के सामने चंद्रगुप्त मौर्य का एक पूरा स्टैचू बना हुआ है, और चारों तरफ सम्राट अशोका का जो पिलर है वो पूरे भारत में दिखेगा तुमको, और पार्लियामेंट में भी दिखता है। क्योंकि इस देश को अगर किसी ने वन इंडिया बनाया तो वो अशोका ने ही बनाया था, और उस कॉन्सेप्ट अशोका के टाइम पे आया था। क्यों आया था? क्योंकि चाणक्य ने ये चीज बिल्डअप किया था, वन इंडिया, अखंड भारत, जिसका बात आज बीजेपी बहुत ज्यादा करता है। दैट्स अ डिफरेंट हिस्ट्री, बट मैं आपको वो हिस्ट्री में नहीं लेके जाना चाहता, मैं आपको इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में बात करता हूँ। तो उन दिनों देश कैसे चलता था, उन दिनों क्या करता था चाणक्य, कितना एडवांस लेवल सोच था। आप सोचो आज के लोग क्या करता है, कुछ नहीं करता। हम लोग बहुत पीछे हैं, लोगों को लगता है कि सर कौन सा आदम जमाने का बात करते हो, अरे भाई आदम नहीं, कितना एडवांस जमाने का बात कर रहे हो। वो देखो 320 बीसी पहले क्या होता था, आज के जमाने में किसी को कुछ नहीं पता प्रॉपरली। तो 320 बीसी पहले, 320 बीसी माने जीसस क्राइस्ट भी नहीं पैदा हुए थे सर, द मैसेंजर ऑफ गॉड भी नहीं आए थे, हजरत मोहम्मद तो और भी बाद आ गए। जो इस्लाम का जो सबसे बड़ा जो गुरु मानते हैं या जो भी मानते हैं, मतलब बेसिकली अल्लाह, जिनको अल्लाह का मैसेंजर भी बोलते हैं, उनको अल्लाह नहीं बोलते हैं, हजरत मोहम्मद भी उसके बाद आया। तो फिर मैं कितना पुराना बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो? तो उन दिनों भारत कितना एडवांस था। तो चाणक्य क्या करता था, फार्मर के साथ, जैसे मान लो ये फार्मर लोग हैं, फार्मर को बोलता था कि भाई तुम्हारा चावल का दाम मैं आज फिक्स कर देता हूँ। मानो कि मगध, मगध माने बेसिकली आज का यूपी, नेपाल, बिहार, ठीक है। तो मगध में जो किसान है, चलो एक मैप ओपन कर लेते हैं, ओल्ड मैप, ओल्ड इंडियन मैप, ठीक है, इसमें आपको ज्यादा सुविधा होगा समझने में। चलो इसमें आपको पूरा समझने में सुविधा होगा कि चलता क्या था, चाणक्य करता क्या था। ये देखो, ये तो और भी पुराना मैप आ गया, ठीक है। ये देखो, ये जो एरिया था ना, ये एक्चुअली मगध एरिया था, ये एरिया। तो इस मगध एरिया में जो खेती होता था, चाणक्य वहां का मैंने बेसिकली सलाहकार थे। तो वो बोलता था कि भाई तुम जो खेती कर रहे हो ना, उसका दाम तुमको क्या मिलेगा वो तुमको मैं आज ही डिसाइड कर देता हूँ। अच्छा, अब जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, मैंने जो फार्मर थे, उनको क्या डर था कि मानो खेती तो किया, खेती तो किया, बारिश आ जाए तो, बारिश नहीं हुआ तो उनका फसल पूरा खराब हो जाएगा। तो उनको फ्यूचर लॉस का डर होता है। मानो कि किसी किसान ने, आज के वैल्यू में बताता हूँ समझने में सुविधा होगा, मानो 1 लाख इन्वेस्ट किया, और इतना खराब बारिश हुआ कि वो 1 लाख का चीज उनका 50,000 में जाके रुका, तो वो 50,000 का लॉस खा गया। अब एक मार्जिनल फार्मर, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट तो है नहीं, नॉर्मल बंदा है, हम लोग जैसे नॉर्मल बिजनेस में 50,000 का लॉस खा जाता है तो सर पे हाथ लगा के बैठ जाते हैं। तो सोचो एक फार्मर को भी कितना दिक्कत होता होगा। तो चाणक्य बोलता था कि भाई तुमको एक काम करते हैं, तुम 1 लाख का बीज बोया ना, अगर मानो कि सब कुछ ठीक ठाक होता, तुम अगर मार्केट में बेच पाते, ठीक है, तो मानो तुम उसमें से 1,50,000 कमाते। पॉइंट भी नोटेड सर, तुमने 1 लाख का बीज बोया, अगर सब कुछ ठीक ठाक होता, माने बारिश ठीक ठाक हो रहा है, जैसे चाहिए फार्मिंग के लिए प्रॉपर कंडीशन अगर ठीक ठाक है, तो तुम बाद में जब मार्केट में उसको बेचते थे, मानो 1.5 लाख में बेचते, तो 4 महीने में तुम 50,000 इनकम करते, ठीक है, ये तुम्हारा प्रोबेबल इनकम होता। लेकिन अगर ठीक ठाक नहीं हुआ तो 50,000 का लॉस हो सकता है। पॉइंट भी नोटेड। तो चाणक्य बोलता है एक काम करो, मैं तुमको 1,20,000 देता हूँ, मैं तुमको 1,20,000 देता हूँ। फार्मर क्या बोल रहे हैं कि सर इसमें तो मेरा लॉस है, मैं तो फसल बनाऊंगा तो मैं 50,000 कमाऊंगा, लेकिन आप तो 1,20,000 में नक्की कर रहे हो। तो वो कह रहा है कि मेरा तो 30,000 का प्रोबेबल लॉस है फिर, है ना। लेकिन तुम 30,000 का यहाँ पर प्रॉफिट को बेसिकली सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो 30,000 का प्रॉफिट सैक्रिफाइस करने के बदले 50,000 का लॉस से तो बच रहे हो ना।
इसको हेजिंग भी बोलते हैं। বেসিক্যালি হেজিং এর জন্য ইন্ট্রোডিউস করেছিল স্যার। ठीक है, ये हेजिंग है। हेजिंग माने এই যে আবার এসে প্লিজ কনফার্ম শাট আপনার সিস্টেম। পেন্সিলটা খুলো। টাইমার সেট করা যায়। डोंट नो, देखना पड़ेगा। ফোনে যেমন স্ক্রিন টাইমার থাকে देखना पड़ेगा। शायद हो सकता है कि इसको यूज नहीं हो रहा है बोल के शायद ये सोच रहा है कि इसे बीच बीच में टच करते रहना चाहिए शायद। ठीक है, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, देखना पड़ेगा जो भी हो। तो ये 30,000 का तुम प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो 30,000 का प्रॉफिट सैक्रिफाइस करोगे तो 50,000 का लॉस से बच सकते हो। अच्छा, चांसेस हाई होता है ना कि हो सकता है कि खेती बारिश नहीं हुआ, हो सकता है ड्रॉट आ गया, है ना, ऐसा बहुत सारे। तो 1,20,000 में चाणक्य क्या करेगा, अपने फार्मर से खरीद देगा। इससे राजा को क्या होगा, सस्ता पड़ेगा। हाँ, अब कोई बोलेगा सर ये तो धोखा हो गया। क्या धोखा कहाँ हुआ, प्रॉफिट तो दे रहा है, यहाँ थोड़ा सा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है। तो इससे क्या होता था, जो राजा होता था वो सस्ता दाम पे अपना प्रोडक्ट को परचेज कर लिया अपने ही फार्मर से, और अपने फार्मर को भी प्रोटेक्शन दे दिया। अब ये हो गया 1,20,000। अब मानो दक्षिण भारत, यहाँ पर किसी कारण से बहुत ज्यादा बारिश हुआ, यहाँ अच्छा मार्केट नहीं है, मैंने बेसिकली बारिश इतना हुआ कि यहाँ पर खेती नहीं हुआ। ये उस टाइम पे ये सब अलग अलग राजाओं के कंट्रोल में था, तो यहाँ पर खेती हुआ, ये खबर तो मिल जाता है ना। तो यहाँ पर खेती नहीं होगा, तो यही 1,20,000 में जो सस्ता दाम पे चाणक्य ने अपने फार्मर से सामान उठा के रखा था, तो वो इसको बेचेगा, 1.5 लाख में बेच देगा। और ये जो 30,000 का प्रॉफिट होता है ना, उसमें से राजा को 20,000 दे देगा और बाकी फार्मर्स को सब्सिडी के लिए दे देगा, जो लॉस उनको उस टाइम पे हुआ था। समझे ही नहीं? यही खेल आज के मार्केट में भी चलता है, और इस तरह से इकोनॉमी को डेवलप करता है। हाँ हाँ, सब्सिडी डिविडेंड मत हो। हाँ, बेसिकली सब्सिडी डिविडेंड की तरह भी सोच सकते हैं। यू कैन फील दैट कि प्रॉफिट का हिस्सा मिल गया, क्योंकि फार्मर को पहले थोड़ा कम किया था तो बाद में देता है। तो क्योंकि इसमें क्या होता है, फार्मर को भी उत्साह बना रहता है कि नहीं नहीं, हम राजा को ही देंगे, है ना, हम राजा को ही दे देंगे। ठीक है, रिलेशनशिप बिल्ड होता है। नहीं तो क्या बढ़ जाएगा, फिर कोई दूसरा राजा आके उस जगह को अटैक कर लेगा। यहाँ पर क्या होगा ना कि राजा को पूरा एकदम अपने प्रजा के साथ कनेक्टेड रखना पड़ेगा, ताकि कोई भड़काऊबादी ना आ जाए। जैसे अलेक्जेंडर आके कुछ पैसा खिलाएगा तो प्रजा लोग बोलेगा कि भाई देखो ये पैसा दे रहा है तो हम उनका हो जाते हैं। हुआ तो था इस तरह का ना, इस तरह से तो इन्वेजन हुआ है। तो एक देश को प्रोटेक्ट करने के लिए देश को कैसे चलाना पड़ता है, उन दिनों ये चीज बताया गया। तो ये सिस्टम, चलो बहुत हो गया हिस्टोरिकल स्केच, समझ में आ रहा है सर? अच्छा लग रहा है? नहीं, समझने में मजा भी आना चाहिए। अब बात है सर इसके साथ फ्यूचर मार्केट का, आज के डेट में स्टॉक मार्केट का क्या कनेक्टिविटी है? जोर का कनेक्टिविटी है, इतना जोर का कि आप सोच भी नहीं सकते। तो गिवन द सिमिलरिटीज, जो सिमिलरिटीज, अच्छा मैं बहुत दिन से इन लोगों को पूछा ही नहीं क्या कर रहे हैं, है कि नहीं? देवप्रियम और जयपुर समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। ओके सर, বোঝা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার। हाँ सर एकदम। ओके सर, देखो सर, तो given the similarities between forward and future market, I think the best possible way to understand the future market is by first understanding the forward market. To understanding forward market would lay a strong foundation of landing of future market. यानी आपको अगर फॉरवर्ड मार्केट समझ में आ जाएगा, फिर आपको फ्यूचर मार्केट ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इसके लिए क्या करना है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं सर? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। याद रखना सर, द सिंपल फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि वहां पर चाणक्य तो डिराइव ही किया था, जिसका वैल्यू था ही नहीं उसको पहले ही डिराइव कर दिया। 1,20,000 जो फार्मर से खरीदा, अच्छा इसमें राजा को भी लॉस हो सकता है, लेकिन सर एक फार्मर का लॉस होने का जो क्या बोलेंगे पेन, और एक राजा का जो पेन, दोनों में फर्क होता है ना। क्योंकि राजा के पास पुराना सपोर्ट सिस्टम है, उसके पास पुराना संचय है, पुराना सेविंग्स है, काफी काफी उनके पास गोल्ड है ना, काफी सारा उसके पास, क्या बोलते हैं उसको, ज्वेलरी, बहुत सारा रिजर्व है उसके पास। लेकिन एक फार्मर तो मर सकता है ना, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल है। तो इसीलिए एक किंग अपने स्टेट के लिए, या फिर एक सलाहकार, एक इकोनॉमिस्ट, तो इकोनॉमिस्ट है ना, एक इकोनॉमिस्ट अपने स्टेट के लिए एक ऐसा डिसीजन ले रहा है जिसमें स्टेट को अल्टीमेटली फायदा है। और कभी फार्मर अगर बहुत खतरनाक हालत में भी आ जाते हैं, स्टेट उसको बचा लेगा, स्टेट उसको बचा लेगा। ये जो हम लोग नहीं सुने से आज से 10 साल पहले, अगर आप
न्यूज चैनल खोलोगे, गूगल करके देखो फार्मर सुसाइड केस, आजकल नहीं हो रहा है सर। आजकल ठीक है। आजकल काफी कंट्रोल हो चुका है। क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है सर। पहले फार्मर्स को ये कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया जाता था। हमारा देश फार्मर से बना है सर। देश का अभी भी 60% लोग फार्मिंग करता है, करना भी चाहिए, क्योंकि भाई जिसके पास तेल है वो तेल बनाता है, हमारे पास फसल है तो हम फसल उगाएंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे, उसका क्वालिटी डेवलप करेंगे, उसमें पैसा कमाएंगे। क्या दिक्कत है? ये क्यों सोचेंगे भाई तेल है नहीं तो कहाँ से तेल लाएंगे? लेकिन तेल खा के अरबियन नेशन जी नहीं सकता। वो 2 दिन बाद अगर तेल खत्म हो जाएगा तो वो सोचेगा भी आगे क्या करना है। ऐसे तो तेल के बारे में उनको पहले पता भी नहीं था। अब धीरे तेल को लेकर मारपीट है। अगला 100 years डाउन द लाइन ये तेल कितना रहेगा इसको लेकर काफी डाउट है। लेकिन फसल तो खाना पड़ेगा, उसके बिना तो वो लोग जी नहीं सकता। फसल, फ्रेश वाटर, क्योंकि उनके वहां पर तो फ्रेश वाटर प्रॉपर्ली मिलता नहीं है, चारों तरफ समुद्र है, और मिट्टी खोदने में तेल मिलता है, और तो तेल वाला पानी पियोगे क्या? नहीं ना। तो इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, हमारे इंडिया से एक प्रोजेक्ट बनेगा सर, उसके लिए दुबई पैसा भेजेगा, ठीक है, और फायदा इंडिया का होगा। नर्मदा प्रोजेक्ट, नर्मदा से एक पाइपलाइन बना के पूरा दुबई तक, अरबियन नेशंस के नीचे से दुबई तक पूरा पानी जाएगा, नर्मदा का फ्रेश वाटर। हाँ, नर्मदा रिवर का फ्रेश वाटर पाइपलाइन के थ्रू से इंडिया से दुबई जाएगा। हाँ सर, ऑब्वियसली। हाँ, मतलब बेसिकली वो हमें तेल बेचता है, हम उन्हें पानी बेचेंगे। ऐसे पानी अभी भी बेचते हैं, अभी जहाज में कंटेनर होके जाते हैं, लेकिन वो और भी बेहतरीन तरीके से, क्योंकि वहां पर फ्रेश वाटर का प्रॉब्लम हो रहा है। और ये जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना के रखा है ना, बुर्ज खलीफा, ये खलीफा, वो खलीफा, अब ये सब एक एक बिल्डिंग का डेली का कितना पानी का खर्चा आता है आपको पता है? यू कांट इमेजिन। इतना बड़ा बिल्डिंग मेंटेन करने में, नॉर्मल बिल्डिंग में कितना पानी लगता है, तो ये इतना हाई फाई बुर्ज खलीफा को मेंटेन करने में कितना पानी लगता होगा, और जिनका ग्राउंड वाटर है ही नहीं, तो वो दुनिया को तेल मारेगा। और पानी भी तो चाहिए, और पानी का उसका नियरेस्ट पानी का सोर्स क्या है? इंडिया ही है। तो अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। हम लोग अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं पाते। हमें लगता है भाई उनके पास तेल है, अरे भाई तुम्हारे पास क्या है वो भी तो झांक के देखो। इसलिए बोलते हैं कभी कभी अपने गिरेमान पे भी झांक के देखना चाहिए। हम लोग हमेशा दूसरे के थाली में घी ज्यादा लगता है ना सर? ठीक है, अब बहुत मुश्किल होने लगा। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। कंसीडर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एज द ओल्डर अवतार ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जो आपको मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा था। So both the future and the forward contract share common transactional structure, except that over the years the future contract has become the default choice of a trader. Forward contract is still in use, but are limited to a few participants such as industries and banks. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अभी सिर्फ इंडस्ट्री और बैंक करते हैं, आम आदमी के बीच में ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब एक सिंपल एग्जांपल आपको बना के दिखा दें सर, ये एग्जांपल आपको बहुत हेल्प करेगा फ्यूचर मार्केट को अंडरस्टैंड कर। फटाफट देखो होता क्या है। फॉरवर्ड मार्केट वाज प्राइमरीली स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर फ्रॉम एडवर्स प्राइस मूवमेंट, जो आपको मैं पहले ही समझा दिया था। जो हमारा मतलब आचार्य चाणक्य ने, द ग्रेट आचार्य चाणक्य, 10 बार नाम लेना चाहिए, 1000 बार नाम लेना चाहिए, हम लोग लेते ही नहीं है। इतिहास में भी नहीं पढ़ाते, इकोनॉमिक्स की किताब में भी नहीं पढ़ाते, लेकिन रिसेंट सीए के सिलेबस में, सीएमए के सिलेबस में चाणक्य के ऊपर एक पूरा पेज दिया है। I'm very happy। ठीक है, पूरा चाणक्य के ऊपर पूरा एक पूरा पेज दिया, 2-3 पेज दिया है कि चाणक्य का इकोनॉमी। मजा आ गया। केन्स, एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। दूसरे को रेस्पेक्ट करने में कोई बुराई नहीं, बट खुद को डिसरेस्पेक्ट करने में बहुत बुराई है। आई डोंट हैव ए प्रॉब्लम विद कि हम क्यों यूरोपियन को क्रेडिट देंगे, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम, अगर कोई अच्छा कर रहा है तो क्रेडिट तो देना पड़ेगा, लेकिन अपने आप को दबा के नहीं। जैसे ऐसे कि हम लोग कहीं के नहीं थे ऐसा लगता है। अच्छा, एक्सचेंज हैपेंस एट ए स्पेसिफिक प्राइस ऑन ए स्पेसिफिक फ्यूचर डेट, जो आपको मैं पहले ही बोला, स्पेसिफिक प्राइस एंड स्पेसिफिक फ्यूचर डेट। अभी देखा ना 3 डेट होता है, नियर मंथ, फार मंथ, वही चीज बता रहे। द प्राइस ऑफ द गुड्स इज फिक्स्ड बाय बोथ द पार्टीज। गुड्स का दाम क्या होगा, ये फॉरवर्ड मार्केट में क्या है, फ्यूचर मार्केट में तो मार्केट डिसाइड करता है, जो आपको मैं स्टार्टिंग में दिखा रहा था। फॉरवर्ड मार्केट में मानो कि, अब चलो एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन सी रेट में होगा, क्या दाम पे होगा, दोनों पार्टी मिलकर करेंगे।
ठीक है, प्री डिसाइडेड कि भाई इस दाम पे, जैसे चाणक्य अपने फार्मर के साथ करता था। ठीक है, सिमिलरली आप लोग अगर कोई फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, आप लोग एक प्री डिसाइडेड रेट में करो कि भाई इतने डेट के अंदर अगर नहीं हुआ तो फिर तुम देना, अगर हो जाता है तो हम देंगे, माने जो भी एज पर द डील। तो एग्रीमेंट हैपेंस फेस टू फेस विद नो इंटरवेंशन ऑफ थर्ड पार्टी। ये जो फॉरवर्ड एग्रीमेंट होता है ये हमेशा क्या होता है सर, फेस टू फेस, सामने बैठ के होगा, कोई बीच में कोई नहीं रहेगा, कोई थर्ड पार्टी नहीं रहेगा, ये एकदम एक नॉर्मल मैटर है। दिस इज कॉल्ड ओवर द काउंटर, इसे कहते हैं ओवर द काउंटर एग्रीमेंट, ओटीसी एग्रीमेंट कहते हैं, एग्जाम में भी पूछते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड ओनली ऑन द ओटीसी where individuals institution trade through negotiations and on a one to one basis। याद रहेगा सर, याद रखना है सर, काम का चीज। अब एक एग्जांपल करते हैं, आपको फ्यूचर मार्केट समझना है, लेकिन पहले फॉरवर्ड समझो कि फ्यूचर हम लोग इसी के थ्रू से हम लोग स्टॉक में पहुंचे। ठीक है, मानो कि एक ज्वेलरी दुकान, ठीक है, ज्वेलरी मैंने सोना का कारोबार करते हैं, मेरा एक रिलेटिव है, वो सोना से कितना कमाता है, मैंने नॉर्मल में जो सोना का ट्रेडिंग करते हैं, मैंने मानो कोई आया ज्वेलरी ऑर्डर दिया, ठीक है, बोला कि भाई एक चेन बनाना है, बोला कि कान का बनाना है, ठीक है, वो जितना नॉर्मल ज्वेलरी बेच के कमाते हैं उससे ज्यादा फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेगा जो ज्वेलरी डीलर होते हैं। देखो दो तरह का बिजनेसमैन होता है, मैं आपको पहले ही बोला, एक जो सिर्फ प्रोडक्ट बेचता है और एक जो है कि बिजनेस के अंदर एडवांस कॉन्सेप्ट खेलता है। ठीक है, तो जो लोग गोल्ड ज्वेलरी का काम करते हैं ना, ये लोग काफी कंट्रोल करके बिजनेस कर सकते हैं और एक अलग ही लेवल का फायदा ये लोग देखता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मानो यहाँ पर एक दो बिजनेसमैन है, एक है गोल्ड का ज्वेलर और एक है गोल्ड का डीलर, इंपोर्टर। ठीक है, तो एबीसी ज्वेलर जो मार्केट में जिसका ज्वेलरी का दुकान, जैसे हमारे यहाँ पर कोलकाता में है ना, सेमको गोल्ड, पीसी चंद्र ज्वेलर्स, एमपी ज्वेलर्स, तनिष्क, ठीक है, कल्याण ज्वेलर्स, रिलायंस भी है ज्वेलरी में आजकल बहुत पॉपुलर। ठीक है, तो एबीसी ज्वेलर्स बोल के एक ज्वेलरी दुकान, अदर इज ए गोल्ड इंपोर्टर। ठीक है, गोल्ड को इंटरनेशनल, गोल्ड इंडिया में बनता है बहुत ही कम, মাঝখানে ইম্পোর্ট ট্যাক্স বাড়িয়ে ছিল তো, কারণ डॉलर বাইরে चले जाता ज्यादातर अफ्रीकन नेशन से गोल्ड आता है। एक टाइम पे साउथ अफ्रीका के पास सबसे ज्यादा गोल्ड होता था, अभी साउथ अफ्रीका का माइन ऑलमोस्ट खत्म होने को है, अभी फिर भी अफ्रीकन नेशंस में ही जितना ज्यादा मिलता है अफ्रीका से ही मिलता है। वो बहुत पुराना बात है, हमारा जो गोल्ड माइन था ना वो सब फॉरेनर लोग लूट के चला गया, वो ब्रिटेन में लेके चला गया। ब्रिटेन, उससे पहले तुर्की, ये जो इन्वेजन करने ऐसी सोने की चिड़िया ऐसी थोड़ी ना था। ठीक है, ये जो कोहिनूर डायमंड जो आज इंग्लैंड के म्यूजियम में है, वो कोहिनूर डायमंड दुनिया में कहीं नहीं मिलता था। तो सोचो ये कोहिनूर डायमंड तो बस एक नाम ही है, और बाकी डायमंड इंग्लैंड के पास इतना पैसा कहाँ से आया, क्या है उनके कंट्री में? इंग्लैंड का नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? आधा दिन तो पूरा आसमान बादल में छुपा रहता है, ठंडा है और कुछ नहीं, तो इतना पैसा कहाँ से आया? क्या कर दिया ऐसा? खुद के पास रिसोर्सेज नहीं है, इतना पैसा का मालिक बन के बैठा है। ये सब लुटेरी धन है, लुटेरी दुल्हन की तरह लुटेरी धन, मैंने बेसिकली दुनिया के अलग अलग जगह को कब्जा किया और वहां के रिसोर्सेज को लेके अपना कंट्री को डेवलप किया। अभी चल रहा है, अभी और भी 500 साल चलेगा इतना। ये क्या है কঙ্গোর কাছে ওরা করে ওদের কাছে ন্যাচারাল রিসোর্সেস আছে, কিন্তু ওদের ইকোনমি এত ডিস্টার্ব, ওরা ঠিকমতো কাজে লাগে। कॉन्गो, जायरे, ठीक है, ये इंग्लैंड वगैरह इसी तरह से कमाया सर, इंडिया टॉर्चर করে আজকে কামাতে কম। ठीक है, चलो सर अब हम लोग हिस्टोरिकल कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, कंट्रोवर्सी नहीं है, सच्चाई है, फैक्ट, दिस इज नॉट कंट्रोवर्सी, इट्स अ फैक्ट। लोगों को लगता है नहीं ब्रिटिश ये था, ब्रिटिश ये था, अरे भाई क्या था? कोई बोलेगा कि विक्टोरिया ब्रिटिश ने बनाया, देखो कितना लोग आते हैं, अरे भाई विक्टोरिया को बिल्कुल ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने डेवलप किया, फुल्ली एग्री विद दैट, बट बनाया हमारे राजस्थान के क्या कारीगर। ठीक है, ये पत्थर भी राजस्थान का ही है, तो फिर ये क्रेडिट तो देना चाहिए ना। हम लोग हर बात में ब्रिटिश ने किया, ठीक है किया, मैं कहाँ मानता हूँ नहीं किया, बट थोड़ा याद उन्हें भी कर लो। गोल्ड इंपोर्टर क्या करेगा? गोल्ड को इंपोर्ट करेगा कहाँ से? फॉरेन कंट्री से। ठीक है, अच्छा अब क्या ज्वेलर क्या करेगा? ज्वेलर बेसिकली उससे इंपोर्ट करके इंडिया में लाएगा। अब मानो एक डेट है यहाँ पर, मानो एक 9 दिसंबर को एक डील हो रहा था, डेट यहाँ 2014 है, मैंने इसको 2024 कर दिया, एक ही बात है। ठीक है, 9 दिसंबर ABC enters into an agreement with XYZ to buy 15 kg of gold at a certain purity। जैसे नॉर्मली गोल्ड के प्योरिटी कैसे होते हैं? 999। ये एक्चुअली कमोडिटी का एग्जांपल दे रहा हूँ।
ये एग्जांपल एक्चुअली ये जो कमोडिटी मार्केट क्लास होता है ना सर, उसमें एक्चुअली ये फ्यूचर का ही डील होता है। तो स्टॉक को समझने के लिए मैं कमोडिटी का सहारा ले रहा हूँ, ठीक है। To an agreement with XYZ to buy 15 kg gold at a certain purity, जिसका 999 प्योरिटी, 3 मंथ्स टाइम के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट है। 3 मंथ माने ये 9 दिसंबर से 9 मार्च के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। दे फिक्स द प्राइस ऑफ गोल्ड एट ए करंट मार्केट प्राइस, माने करेंटली गोल्ड का जितना दाम चल रहा है उसी दाम पे गोल्ड को फिक्स कर रहा है। तो मानो कि मार्केट में दाम चल रहा था 2450 पर ग्राम, ये एग्जांपल है। बाकी रियल मार्केट में क्या चल रहा है आप सबको पता हो जाएगा गूगल करने से भी या फिर कमोडिटी मार्केट से। तो अगर 2450 का 1 ग्राम गोल्ड का दाम है, ठीक है, तो फिर कितना हो जाता है पर केजी गोल्ड का दाम? 1 ग्राम अगर 2450 है तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा? 24,50,000। Hence, as per this agreement, 9th March 2015 को ABC expected to pay XYZ a sum of rupees 24,50,000। इसको आप 15 केजी से डिवाइड कर दो, मैंने टोटल 3.675 करोड़ एक्चुअली इनको पे करना है। 1 केजी का दाम अगर इतना है तो 15 केजी के लिए कितना पे करेगा? ठीक है, तो 3.675 करोड़ ये देना पड़ेगा इन रिटर्न ऑफ, बदले में 15 केजी गोल्ड मिलेगा। समझ में आ रहा है सर? नाउ पॉइंट टू बी नोटेड सर, ये तो सिचुएशंस हुआ सिंपल तरीके से। 9 दिसंबर को डील हो रहा है करंट मार्केट प्राइस में, मुझे ये गोल्ड 9 मार्च को चाहिए, लेकिन अब 9 मार्च जाते जाते गोल्ड का दाम का क्या होगा, इस पे पूरा खेल डिपेंड करता है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड अ टिपिकल बिजनेस एग्रीमेंट that is prevalent in the market, आज भी होता है। An agreement of this is called a forward contract or a forward agreement। forward क्यों? 9 दिसंबर को आप डील कर रहे हो कि 9 मार्च में क्या होगा। 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 2023 को आप डील कर रहे हो और मान लो कि 9 मार्च 2024 को क्या होगा। बात समझेंगे नहीं? ठीक है, आप एंटिसिपेट करो। तो आपने कुछ नहीं किया, आप मैंने बेसिकली जो गोल्ड का ऑर्डर दे रहा है उसको लग रहा है फ्यूचर में दाम बढ़ने वाला, इसलिए करंट रेट में यू डील कर रहा है, ठीक है, कि दाम बढ़ जाएगा तो इसी दाम पे ले लेते हैं। अब इसके बेसिस में दोनों का फायदा और लॉस का सिचुएशन देखना पड़ेगा। मैंने जो गोल्ड इंपोर्टर, आप बोलोगे सर गोल्ड इंपोर्टर का इसमें क्या फायदा, क्योंकि जो डीलर है, डीलर फिर करंट रेट में करके उसको क्या फायदा है ना। तो फिर जो डीलर है उसको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में दाम का क्या है ना, उसका ऑपोजिट व्यू तो होना चाहिए ना। अगर ऑपोजिट व्यू नहीं होगा तो फिर मार्केट कैसे बनेगा। अब इस चीज को फॉरवर्ड एग्रीमेंट इसलिए कहते हैं। सो नोट, एक चीज एक नोट करना सर, 9 दिसंबर 2014 को, यहाँ पर 14 दिया मैंने, 23 कर लेते हैं इसको। Hence, irrespective of the price of gold, 3 months later, that is 9th March 2024 को, both ABC and XYZ are obligated to honor the agreement। दोनों इसको ऑनर करेगा, ऑनर करेगा मैंने कंप्लीट करेगा, ठीक है। ऑनर, ऑनर मैंने बेसिकली इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं कि किसी चीज को, जैसे आप लोगों का चेक कभी बाउंस, चेक जब पास हो जाता है क्या बोलते हैं, चेक ऑनर हो गया, और चेक पास नहीं होता तो क्या बोलते हैं, डिसऑनर हो गया, ठीक है। माने सब कुछ ठीक है तो ऑनर होगा, अगर नहीं है तो फिर डिसऑनर होगा, तो ऑनर हो जाएगा। सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लेट अस अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस ऑफ ईच पार्टी। अब यहाँ पर 2 पार्टी है, स्टॉक मार्केट में ऐसे ही चलते हैं। आप जब फ्यूचर बाय करोगे, निफ्टी बाय करोगे, तो उल्टा साइड में कोई तो होगा जो सेल करेगा। सिमिलरली गोल्ड मार्केट में, नॉर्मल बिजनेस में भी ऐसे ही होता है कि आप जब 3 महीने डाउन द लाइन सोच रहे हो, आप अगर सोच रहे हो कि मुझे गोल्ड खरीदना है, तो कोई तो होगा जो बेचना चाहता है। जैसे हमने एग्जांपल क्रिएट किया कि एबीसी ज्वेलर्स एंड एक गोल्ड डीलर, ठीक है। अब 9 मार्च आते आते पूरा प्रोसेस समझ में आएगा कि किसका क्या बिगड़ेगा बाबा, ठीक है, ठीक है। वो शिव जी का गाना है ना, मेरा क्या बिगड़ेगा बाबा, ठीक है, जो तू मेरे साथ, वैसा ही है। अब 9 मार्च आते आते पता चलेगा कि किसका क्या बिगड़ेगा, माने कौन लॉस करेगा और कौन लाभ करेगा। अब मानो कि why do you think ABC entered into this agreement, मतलब यहाँ पर दोनों पार्टी का माइंड को सोचना है, उसको आंख में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। Why do you think ABC entered into this agreement? Well, ABC believes the price of gold would go up over the next 3 months। ABC सोच रहा है कि अगला 3 महीने में दाम बढ़ेगा, वो बुलिश सोच रहा है मार्केट को, ठीक है। Hence they would want to lock in today's market price, इसलिए वो चाहते हैं कि आज के दाम पे उसको गोल्ड मिल जाए। Clearly ABC wants to insulate itself from an adverse increase in gold price।
कि सोना का दाम बढ़ जाएगा, उससे अच्छा है आज का दाम भी नक्की कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिचुएशन लग रहा है कि गोल्ड का दाम बढ़ेगा, इसलिए रेगुलर बेसिस में मार्केट में गोल्ड का प्राइस आता रहता है। In a forward contract, the party agreeing to buy the asset at some point in the future is called the buyer or forward contract. In this case, it is a ABC Jewelers. So basically, ये ABC Jeweler forward contract यहाँ पर कर। Likewise, XYZ believes the price of gold would go down over the next 3 months. डीलर जो है उसको लग रहा है कि 3 महीने में सोना का दाम गिरेगा, इसलिए वो चाहता है कि करंट रेट में ही नक्की कर लेते हैं, क्योंकि 3 महीने बाद जो सोना का दाम गिरेगा उससे मेरे को इस दाम में फायदा है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो डीलर है उसको क्या लग रहा है, ये दाम गिरने वाला है। सो द पार्टी एग्रीइंग टू सेल द एसेट, एसेट माने गोल्ड यहाँ पर एसेट है, जब स्टॉक करेंगे तो स्टॉक एसेट होगा, एक ही चीज है। द सेलर फॉर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन दिस केस इट इज XYZ गोल्ड डीलर, उसको लग रहा है कि दाम गिरेगा तो हम इसको भी सेल करते हैं, मैंने फ्यूचर सेल करना है, ठीक है। सो बोथ द पार्टीज हैव एन ऑपोजिंग व्यू ऑन गोल्ड, दोनों का ऑपोजिट व्यू है गोल्ड के प्रति, एक को लग रहा है ग्रो करेगा, एक को लग रहा है गिरेगा, ठीक है। तो एक बुलिश व्यू के साथ है, एक बेरिश व्यू के साथ है, ठीक है। अब इस पे देखना है कि पॉसिबल सिनारियोस क्या क्या हो सकता है। पॉसिबल सिनारियो माने अब मार्केट 3 महीने बाद कहीं तो जाएगा। सिनारियो 1, मानो कि गोल्ड का दाम बढ़ गया, ठीक है। अगर गोल्ड का दाम बढ़ जाता है, मानो 9 मार्च 2024 को गोल्ड का दाम बढ़ गया, मानो 2450 स्टार्टिंग में चल रहा था ना, वैसे शेयर का दाम भी तो ऐसे होते हैं, 2700 पर ग्राम हो गया, ठीक है। तो ABC ज्वेलर्स व्यू ऑन द गोल्ड प्राइस हैज कम ट्रू, यानी जो ज्वेलर बिजनेस कर रहा था उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो सही निकला। इसका मतलब है कि एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट द डील वाज वैल्यूड एट 3.67 करोड़। जब डील हुआ था तो 3.65 करोड़ उसको देना था, मैंने बेसिकली ABC ज्वेलर डीलर को दिया था। बट नाउ विद द इंक्रीज इन गोल्ड प्राइस द डील इज वैल्यूड एट 4.05 करोड़। मैंने अगर आज, क्योंकि डील कब हो रहा है, डील हुआ था 9 दिसंबर को, कंप्लीट हो रहा है 9 मार्च को। 9 दिसंबर को 9 मार्च का डील को लॉक कर दिया गया था। अगर मानो डील ओपन रहता तो आज ABC को गोल्ड डीलर को 4.05 करोड़ पे करना पड़ता, लेकिन डील तो 9 दिसंबर को ही लॉक है, तो 4.05 करोड़ की जगह ABC ने 3.67 करोड़ से तो नक्की कर दिया था ना, समझ रहे हैं कि। तो फिर ये जो 2450 टका पर ग्राम में नक्की कर दिया था, जिसका रेट अभी 27 हो गया, तो ये जो इंक्रीज हुआ इसमें ABC ज्वेलर को क्या हुआ, ABC ज्वेलर को एक्चुअली फायदा है ना। उसने बाई किया था गोल्ड 2450 में, अभी मार्केट में 27, तो उसको बच गया पैसा, है ना। तो ABC का कितना सेव हुआ, 4.05 करोड़ से 3.67 करोड़ माइनस करो, 38 लाख का फायदा है इस एग्रीमेंट के कारण। और उल्टा साइड में XYZ डीलर का क्या हो गया, जितना प्रॉफिट ये करेगा उसका उल्टा लॉस इसका हो। इसका मतलब इस केस में XYZ गोल्ड डीलर का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो गलत नहीं। बात समझ में आ रहा है सर। तो ये जो फ्यूचर एग्रीमेंट भी होता है ना, ये पूरा पॉइंट ऑफ व्यू का खेल है कि मार्केट को कौन कितना अच्छे से समझ रहा है। ये एग्रीमेंट की 9 तारीख का है ना, 9 दिसंबर से पहले हो सकता है, मार्केट में वो मौका होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग सिंपल तरीके से भी समझ रहे हैं। स्टॉक मार्केट में आपके सामने मौका होता है कि आप उससे पहले भी डील को कंप्लीट करके किसी और को सेल करके जा सकते हो। फ्यूचर मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटीज है, बट फॉरवर्ड मार्केट में इस तरह का फ्लेक्सिबिलिटीज नहीं। फ्यूचर मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटीज है, अगर बीच में आपको लगता है नहीं मुझे इस पोजीशन को छोड़ देना चाहिए, मुझे फर्दर लॉस हो सकता है, तो आप कम लॉस बुक करके निकल सकते हो, या फिर आपको शॉर्ट टर्म हल्का फायदा करके निकल सकते हो। स्टॉक मार्केट में या फ्यूचर मार्केट जिसको बोलते हैं उसमें आपको मौका मिलेगा, लेकिन जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है वो ये है। अब उल्टा साइड में अगर पैसा डाउन चला जाता, ठीक है, मैंने अगर सोना का दाम गिर जाता 2450 की जगह, अगर ये सोना का दाम नीचे गिर के मानो कितना दाम दिया है यहाँ पर 2050 पर ग्राम में चला जाता, ठीक है, तो फिर इस केस में XYZ डीलर जो है इनको फायदा 59.5 लाख का, लेकिन ABC को लॉस है, क्योंकि ABC का सोच यहाँ गलत निकला। अच्छा, अब कुछ ना होता तो, ठीक है, द प्राइस ऑफ गोल्ड स्टेज द सेम, एकदम जहां था वहीं पर अगर रह जाता, ठीक है, तो फिर ना तो किसी को फायदा था ना तो किसी को लॉस। तो ये इम्पैक्ट को यहाँ पर इस तरह से दिया गया है कि अगर फायदा होता तो गोल्ड प्राइस ऑन XYZ में क्या असर होता, ठीक है। तो अभी इसका सेटलमेंट कितना तरह का होता है, आपके मन में क्वेश्चन है कि सर कितना तरह का सेटलमेंट होता है। 2 तरह का सेटलमेंट हो सकता है।
पूरा का पूरा सोना दो और पूरा का पूरा पैसा लो, या फिर कैश सेटलमेंट करो। मार्केट में ज्यादातर केस में कैश होता है, बट किसी किसी केस में फिजिकल भी होता है, ठीक है, मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। इन केस ऑफ कैश सेटलमेंट देयर इज नो एक्चुअल डिलीवरी और रिसिप्ट ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी माने एसेट को बोल रहे हैं, एसेट को बोल रहे हैं, जिस एसेट पे आप डील कर रहे हो उससे कह रहे हैं। तो कैश सेटलमेंट में क्या होता है, द बायर एंड सेलर विल सिंपली एक्सचेंज द कैश डिफरेंस। माने बेसिकली हम लोगों ने अभी देखा कि 3.67 करोड़ पहले डील था 15 केजी गोल्ड के बदले। तो नॉर्मली आपको क्या फिजिकल में क्या होगा, 15 केजी लो, 3.67 करोड़ पे, ठीक है। और फिर बाद में जब सिचुएशंस हुआ तो 4.05 करोड़ का सेटलमेंट करके एडजस्टमेंट करो, समझ रहे सर। लेकिन कैश सेटलमेंट में आपको कुछ नहीं करना होता है, बस जो डिफरेंस है वो एक दूसरे को पे करना होता है। मैंने जैसे 38 लाख का लॉस हुआ था ना स्टार्टिंग केस में, ठीक है, डीलर का 38 का लॉस हुआ था और उसका फायदा हुआ था, तो एक दूसरे को 38 लाख एक्सचेंज कर देगा। जिसका लॉस है वो जिसका प्रॉफिट है उसको पे करेगा, उसके अकाउंट में उतना अमाउंट होना चाहिए जो बेसिकली जब आप ट्रेड लोगे रियल मार्केट में वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पहले से ही कंपनी मैंने ब्रोकिंग ले लेता है आपसे, उसी को मार्जिन रहते हैं, उसको मार्जिन बोलते हैं। वो मार्जिन आपको ब्लॉक कर देता है, वो आपको मैं स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे दिखाऊंगा। लेकिन आप मुझे इतना बताओ कि आपको यहाँ तक का केस समझ में आए। हाँ सर, क्लियर है ना कि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, ठीक है सर। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देवप्रियो जवाब दो, दोनों को ही पूछ रहा हूँ सर। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, दिस इज द बेसिक्स ऑफ फॉरवर्ड मार्केट। अब इसी फॉरवर्ड मार्केट के बेसिस में हम लोग नेक्स्ट क्लास में फ्यूचर मार्केट को ऑन करेंगे, ठीक है। फ्यूचर फॉरवर्ड मार्केट में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे मानो कि इसमें, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत हाई है, क्योंकि इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं, ठीक है, माने दोनों के बीच में है। अगर एक पार्टी बीच में भाग के चला गया तो कहाँ कौन किसको ढूंढने जाएगा, मारपीट दंगा तक हो सकता है, ठीक है, एक दूसरे का घर भी चला सकता है। तो लिक्विडिटी रिस्क है। एंड मोमेंट में आके कोई ब्रीच कर दिया, ब्रीच माने धोखा दे दिया, डिफॉल्ट कर दिया। डिफॉल्ट रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी माने आप सेल करना चाहते हो बट आपको बायर नहीं मिल रहा है, आप बाई करना चाहते हो आपको सेलर नहीं मिल रहा है। रेगुलेटरी रिस्क, कोई सेबी अभी कुछ नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं रहता, लॉ लेस है, मैंने कोई लॉ इसको कंट्रोल नहीं करता नॉर्मली। तो ये फॉरवर्ड में प्रॉब्लम है। फॉरवर्ड में तो डेरिवेटिव, हाँ, दोनों ही डेरिवेटिव है, फॉरवर्ड भी डेरिवेटिव है, फ्यूचर भी डेरिवेटिव है, बट फॉरवर्ड इज अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। इसमें कोई प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, कर सकते हैं कोई, लेकिन अपने रिस्क में करें। ग्रे मार्केट है। हाँ, ग्रे मार्केट जैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ फ्यूचर मार्केट में ये रिस्क ओपन है, तो ये फॉरवर्ड मार्केट इसलिए रिकमेंड नहीं किया जाता। आपको इसी चीज का ऑर्गेनाइज सिस्टम है फ्यूचर मार्केट, जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे सर। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, जिस कॉन्सेप्ट में आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हो उसी कॉन्सेप्ट में आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो अगला जो क्लास रहेगा दैट इज टुमारो, ठीक है। तो कल के क्लास में हम लोग बात करेंगे सर कि स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, यानी बेसिकली स्टॉक मार्केट में ये जो फ्यूचर मार्केट है ये कैसे काम, ठीक है। आशा करता हूँ क्लास समझ में भी आया होगा, बेसिक बातें हैं इसलिए बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं लगा होगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। लेकिन धीरे धीरे इसी चीज को, जिसका बेस, अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा फिर आगे जाके जब हम लोग एडवांस लेवल बात करेंगे तो फिर वो भी दिमाग के ऊपर से, ठीक है। इसलिए मैं बेस को स्ट्रॉन्ग करना हमेशा बिलीव रखता हूँ, नहीं तो यही दिक्कत करेगा। ओके सर, देवप्रियो जयाब्रतो सबको बाय सर, हाँ सर। ठीक है, ओके सर, बाय सर। कल मिलेंगे सर, थैंक यू। ओके। ओके सर, टाटा, फॉलो।